हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम बैक है मेरी रिएक्ट की सीरीज में, जिसमें हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर्स को अभी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने रिएक्ट के काफी सारे कंसेप्ट्स को पढ़ा। आई होप आपने देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा और प्रैक्टिस के साथ साथ आपने उन सारे कंसेप्ट्स को स्ट्रांग भी किया होगा। अब आज हमारा है लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 5, और ये बहुत ही स्पेशल लेक्चर है आप सबके लिए। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर में हम 2 मॉड्यूल्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं। एक रिएक्ट राउटिंग, रिएक्ट राउटर लाइब्रेरी को, जिसको आप कभी कभी रिएक्ट राउटर डॉम भी पढ़ते हो, और उसके साथ साथ दूसरा मॉड्यूल जिसे हम रिडक्स कहते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट साइड राउटिंग क्या होती है, रिएक्ट राउटर डॉम किसे हमें हेल्प करता है अचीव करने में, रिएक्ट राउटिंग के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ब्राउजर राउटर, राउट्स, राउट लिंक, नैव लिंक, और उसके कुछ हुक्स को हम बड़े अच्छे से समझेंगे। फिर नेस्टेड राउटिंग क्या होती है, आउटलेट्स क्या होते हैं, जो इंटरव्यू में काफी ज्यादा पूछा जाता है। एंड वंस वी कंप्लीट अवर रिएक्ट राउटर डॉम, उसके बाद हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन होगा किस पे, रिडक्स टूल किट पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे रिएक्ट राउटर या रिएक्ट राउटर डॉम। वर्जन 6 तक इसको बोला जाता था रिएक्ट राउटर डॉम, और अभी बोलते हैं इसको रिएक्ट राउटर, इसलिए मैंने रिएक्ट राउटर डॉम लिखा है। तो सबसे पहली चीज आप क्या काम करोगे, आप सिंपली रिएक्ट राउटर डॉम जो लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करोगे। क्यों? जब हम राउटिंग के बारे में बात करते हैं ना, पहले राउटिंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि राउटिंग होती क्या है। देखो, आप जब भी एक वेबसाइट बनाते हो ना, हम सबको पता है उस वेबसाइट के अंदर यहां पे हम एक URL लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं www.adfar.com, तो ये adfar.com क्या है, ये मेरी वेबसाइट का डोमेन है, URL है, एक होम राउट है, मीन स्लैश राउट है। और जब आप एंटर करते हो ये सर्वर पे जाता है और वहां से आपके लिए एक पूरा HTML पेज लोड करता है, और आप सबके सामने एक वेबसाइट, कुछ कंपोनेंट्स दिखते हैं आप सबको। बट ऑन द सेम टाइम आप उसी वेबसाइट पे जाते हो ना, यहां पे आप लिखते हो अबाउट, स्लैश अबाउट, और जब एंटर करते हो यहां पे कोई और कंपोनेंट आता है, आप कंटैक्ट लिखते हो, कोई और कंपोनेंट आता है। इसे हम राउटिंग कहते हैं कि हम अपने URLs को चेंज करते हैं और उस URL के चेंज के बेसिस पे हम अपना डिफरेंट आउटपुट, डिफरेंट वेब पेज देखते हैं। लेकिन यहां पे रिएक्ट में क्या होता है, पहले तो रिएक्ट को अपनी राउटिंग नहीं होती है। तो जब भी आपको रिएक्ट में राउटिंग को इंपोर्ट करना होगा या यूज करना होगा, क्रिएट करना होगा, रिएक्ट के पास अपने ऐसे फीचर्स नहीं है। नेक्स्ट.js के पास है, रिएक्ट के पास नहीं। इसीलिए हमें एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसे हम रिएक्ट राउटर कहते हैं। इसे पहले रिएक्ट राउटर डॉम कहते थे, ठीक है ना। अब रिएक्ट राउटर हमें क्या करता है, ये हमें अलाउ करता है ताकि हम क्लाइंट साइड राउटिंग को इंप्लीमेंट करें। मतलब क्लाइंट साइड मतलब कि आपने एक राउट लिखा स्लैश अबाउट, तो अब इस अबाउट पे मेरा ब्राउजर एक नई फ्रेश रिक्वेस्ट क्रिएट नहीं करेगा ब्राउजर के लिए, सॉरी सर्वर के लिए। तो ऐसा नहीं कि ये स्लैश अबाउट लिखा, मैंने एंटर किया, मेरे सर्वर पे एक फ्रेश रिक्वेस्ट चली गई, नहीं, बल्कि रिएक्ट खुद से ही कंपोनेंट्स को स्वैप करता है। तो जब आप पहली बार वेब पेज पे जाओगे, आपको सर्वर से एक HTML पेज लोड होके मिला, लेकिन उसके बाद जो भी आप राउटिंग करोगे, क्लाइंट साइड राउटिंग रिएक्ट राउटर को यूज करके, उसमें सिर्फ आपके कंपोनेंट्स यहां पे स्वैप होंगे। तो जब आपने स्लैश अबाउट लिखा, यहां पे जो कंपोनेंट था वो स्वैप हो गया किसी और कंपोनेंट के साथ। जब आपने स्लैश कंटैक्ट लिखा, यहां पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, कंटैक्ट पेज वाला कंपोनेंट। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी राउट पे ये ब्राउजर सर्वर पे जाएगा और फ्रेश रिक्वेस्ट के साथ वहां से नया कंटेंट लाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि हमें पता है रिएक्ट को यूज करके हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन हमेशा होगा, इवन अगर आप राउटिंग भी करोगे। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि मैं राउट को चेंज कर रहा हूं तो एक नया रीलोड हो रहा है, नया सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रहा है, नहीं, बल्कि क्लाइंट साइड राउटिंग हो रही है। सर्वर साइड जो राउटिंग होती है या कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम किसी दिन और पढ़ेंगे। अब इस राउटिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए एज ए सेड आपको एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पे डिपेंड करना पड़ता है। तो हम किसे इंस्टॉल करेंगे, हम करेंगे इंस्टॉल रिएक्ट राउटर को।
अगर वर्जन 6 तक यूज करना तो आप करते हो डॉम, रिएक्ट राउटर डॉम को, बट सिंस इस वक्त वर्जन 7 है तो अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो मेरे पास रिएक्ट राउटर के सारी फंक्शनैलिटीज इंस्टॉल हो चुकी होंगी। और अगर आप इसका वर्जन देखोगे वो है 7.70, विच मींस 7 वर्जन है अभी हमारे पास। 7 से पहले इसे हम रिएक्ट राउटर डॉम कहते थे। अब मेरे पास मेरी इस पूरी एप्लीकेशन में रिएक्ट राउटर लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी पूरी की पूरी वेब एप्लीकेशन को, जो भी हमारी इस रिएक्ट ऐप में मैं कर रहा हूं चीजें, इस पूरी की पूरी एप्लीकेशन को बताना है तुम अपने आप में राउटिंग को इंप्लीमेंट करो। और उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्राउजर राउटर। क्या बोलते हैं? ब्राउजर राउटर। ऑल्दो मैंने ब्राउजर राउटर को यहां पे लिखा, इसको मैं कहीं और लिखूंगा बाद में, बट एज ऑफ नाउ इसको मैं यहीं पे रखता हूं, यहां पे। अब जैसे ही मैंने इसको लिखा, आप देखोगे इसने कोई सजेशन नहीं दी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सजेशन देता है, लेकिन सिंस सजेशन नहीं दी मैं इसको इंपोर्ट करूंगा खुद से। तो मैं इसको बोलूंगा कि ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करो फ्रॉम वेयर, फ्रॉम माय रिएक्ट राउटर लाइक दिस। बढ़िया। अब ये ब्राउजर राउटर क्या है? ये कंपोनेंट है। अगर आप देखोगे ना, एक कंपोनेंट है। जिस तरह से हम अपने रिएक्ट कंपोनेंट्स को कॉल करते थे, इसी तरह से हमारे पास अगर आप देखोगे ये कंपोनेंट है, और ये कंपोनेंट रिएक्ट राउटर में ऑलरेडी बन चुका है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि इस एप्लीकेशन में जितने भी राउटिंग के रिलेटेड आप कंपोनेंट्स यूज करोगे, मेथड्स यूज करोगे, कंसेप्ट्स यूज करोगे, उन सब को ये अपने अंदर लेगा एज चिल्ड्रन। आपको हर कोई चीज रिएक्ट राउटर डॉम की इसी के अंदर रैप करनी है। अगर आप कोई कंपोनेंट किसी और जगह पे डिफाइन कर रहे हो रिएक्ट राउटर का, लेकिन उसको इसके बाहर कॉल कर रहे हो, ये एरर देगा। वो भी हम देखेंगे कुछ टाइम के बाद। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं राउट्स। क्या आते हैं? राउट्स। क्योंकि हमें डिफरेंट हमें अपने इस एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करना है कि स्लैश अबाउट पे इस कंपोनेंट को दिखाना, स्लैश पे उस कंपोनेंट को दिखाना, स्लैश कॉन्टैक्ट पे इस कंपोनेंट को दिखाना, वही चीज करनी है। तो जो भी हमें सेट ऑफ राउट्स को डिफाइन करना है, उसके लिए अगर आप देखोगे मेरे पास राउट्स को मैंने इंपोर्ट किया। तो ये एक पैरेंट है जो मल्टीपल राउट्स को अपने अंदर एज चिल्ड्रन लेता है। और एक इंडिविजुअल राउट को डिफाइन करने के लिए हम राउट को इस तरह से डिफाइन करते हैं, एक सेल्फ क्लोजिंग कंपोनेंट। और ये भी इंपोर्ट कहां से हुआ? रिएक्ट राउटर से। अब इस राउट के कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो हमारे पास है वो है पाथ, कि किस पाथ पे ये राउट ट्रिगर होगा। ये राउट होगा ट्रिगर स्लैश पे। उसके बाद दूसरा मेरे पास है एलिमेंट, कि जब ये ट्रिगर होगा आपके इस एप्लीकेशन में तो उस टाइम पे कौन सा एलिमेंट दिखाना है। तो राइट नाउ आई विल कीप इट वेरी सिंपल। मैं H1 लिखूंगा एंड लेट मी सिंपली से होम कंपोनेंट लाइक दिस। बढ़िया। लेट मी कॉपी पेस्ट। दूसरा राउट जो मेरे पास है दैट्स अबाउट, और इस केस में इसको दिखाना पड़ेगा अबाउट कंपोनेंट। तीसरा मेरे पास जो है वो है कंटैक्ट, कुछ इस तरह से, और यहां पे इसको दिखाना पड़ेगा कंटैक्ट कंपोनेंट। तो अब अगर मैं यहां पे अपनी एप्लीकेशन में जाऊंगा, इफ आई डू npm run dev, यू कैन क्लियरली सी मेरे पास मेरे होम पेज पे होम कंपोनेंट आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर किया कि होम राउट पे, स्लैश राउट पे इस H1 टैग को दिखाना। और उसी के साथ अगर मैं यहां पे जाऊंगा, मैं लिखूंगा स्लैश अबाउट, यू कैन क्लियरली सी ये अबाउट कंपोनेंट दे रहा है। और ऐसा नहीं कि पेज को रीलोड कर रहा है, ये अभी भी सिंगल पेज एप्लीकेशन है, बस उस कंपोनेंट को स्वैप कर रहा है इस कंपोनेंट के साथ। तीसरा मेरे पास है कंटैक्ट, तो अगर मैं कंटैक्ट को क्लिक करूंगा ये कंटैक्ट कंपोनेंट दिखाएगा। अब ये तो हो गई बेसिक राउटिंग, है ना। बेसिक राउटिंग में मैंने H1 टैग्स को डिस्प्ले कराया, बट ऑन द सेम टाइम हम सबको पता है कि हम H1 टैग्स को तो डिस्प्ले नहीं कराएंगे, हम रियल कंपोनेंट्स को डिस्प्ले कराएंगे। तो मैं यहां पे कंपोनेंट्स के अंदर एक और फोल्डर बनाता हूं जिसका नाम मैं रखूंगा राउटिंग कंपोनेंट्स, कुछ इस तरह से। ऑल्दो हम राउटिंग कंपोनेंट्स नाम का कोई फोल्डर नहीं बनाते, हम कंपोनेंट्स ही बनाते हैं उसके अंदर ही। बट सिंस कंपोनेंट्स ऑलरेडी काफी ज्यादा है, तो आप सबके इजीनेस के लिए मैं राउटिंग कंपोनेंट बनाता हूं। और इसमें मैं सबसे पहला कंपोनेंट बनाऊंगा मेरे पास home.jsx RFCE, जिसमें मैं अपना एक H1 डिफाइन करूंगा लाइक दिस, और इसमें मैं लिखूंगा होम कंपोनेंट लाइक दिस। बढ़िया। और लेट मी सिंपली p टैग, जिसमें मैं लॉरम कुछ कंटेंट को दिखा रहा हूं, लेट्स सपोज 35 एंटर। तो मेरे पास है क्या? मेरे पास सिंपली एक होम कंपोनेंट बन गया। इसी तरह से आई विल क्रिएट वन अनदर कंपोनेंट नोन एज about.jsx, जिसके अंदर अगेन आई विल क्रिएट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू क्रिएट ऑन द कंपोनेंट्स, इट्स अबाउट वेदर दे आर गेटिंग डिस्प्लेड ऑन अ राउट और नॉट। ठीक है ना। तो मैं यहां पे डिस्प्ले कराऊंगा अपने
अबाउट कंपोनेंट को, है ना, और उसके बाद यहां पे भी पी टैग डालता हूं जिसमें मैं लिखूंगा लॉरम 45 डन। एंड फाइनली चलते हैं आगे, मैं यहां पे एक और कंपोनेंट क्रिएट करता हूं जिसका नाम है कंटैक्ट डॉट JSX, कुछ इस तरह से RFC। इसमें मैं जाऊंगा एंड आई विल सिंपली गो एंड राइट माई H1 tag. In this I will create my contact page and then finally I will create a P tag with lorem 10, let's suppose. Now if I go to the output, even though ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स मैंने डिफाइन तो किए लेकिन मैंने इनको कहीं पे कॉल नहीं किया, और मैं चाहता हूं यहां पे जब मैं इन राउट्स पे जाऊं, इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग H1 टैग मैं पूरे कंपोनेंट को ही डिस्प्ले कर रहा हूं, बिकॉज उस कंपोनेंट में कितना भी बड़ा कर सकता हूं, उस कंपोनेंट में और कंपोनेंट्स को कॉल कर सकता हूं, एक पूरा का पूरा वेब पेज बना सकता हूं। तो H1 की जगह आई विल सिंपली गो एंड कॉल माई होम कंपोनेंट लाइक दिस। इसी तरह से यहां पे मैं जाऊंगा एंड आई विल सिंपली गो क्रिएट माय अबाउट कंपोनेंट, तो मैं अबाउट कंपोनेंट को कॉल करूंगा एंड सिमिलरली आई विल गो हियर एंड आई विल सिंपली गो क्रिएट अ कंटैक्ट कंपोनेंट लाइक दिस। एंड नाउ इफ आई गो टू माय आउटपुट एंड इफ आई रिफ्रेश माय पेज, यू कैन क्लियरली सी कंटैक्ट राउट पे पूरा का पूरा कंपोनेंट है। इसी तरह से मेरे पास यहां पे मैं अबाउट पे जाऊंगा तो मेरा पूरा का पूरा कंपोनेंट है। इसी तरह से मेरे पास यहां पे मैं होम पे जाऊंगा तो पूरा का पूरा कंपोनेंट है। बढ़िया तरीके से मेरे पास क्लाइंट साइड राउटिंग का बेसिक कंसेप्ट हमने इंप्लीमेंट कर दिया। अब चलते हैं आगे। अब यहां पे इस वक्त तक सारे राउट्स को डिफाइन हमने किया बड़े अच्छे तरीके से। अब हो सकता है कोई आपकी वेब एप्लीकेशन में जाए और यहां पे लिखें /adfer एंटर। ऑफ कोर्स ये वाली चीज तो हमने कॉन्फ़िगर की नहीं है। उसी के साथ लिखे /राहुल या कुछ भी लिखे, बट हम चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई राउट दे जिसपे कोई भी कंपोनेंट कॉन्फ़िगर ना हो बट तब भी दिखाए यहां पे नॉट फाउंड या कोई और स्पेसिफिक कंपोनेंट दिखाए, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक और राउट को डिफाइन करेंगे जिसमें मैं कंटैक्ट की जगह पे स्टार लिखूंगा। क्या लिखूंगा? स्टार मतलब और भी कोई राउट इनके बगैर जो मैंने ऊपर कॉन्फ़िगर किए, उन सब पे तुम क्या दिखाओगे? उन सब पे तुम दिखाओगे नॉट फाउंड पेज। तो मैं राउटिंग कंपोनेंट्स के अंदर जाता हूं एंड आई विल सिंपली गो क्रिएट अ नॉट फाउंड डॉट JSX एंड आई विल सिंपली से RFCE एंड यहां पे मैं लिखूंगा सिंपल कुछ लेट्स सपोज P टैग जिसमें मैं लिखूंगा नॉट फाउंड। अब इससे होगा क्या, अब अगर मैं अपनी एप्लीकेशन में जाऊंगा एंड इफ आई सिंपली क्लिक एंटर, यू कैन क्लियरली सी इस एंटर पे, ऑल्दो शायद मैंने नॉट कंपोनेंट को वहां पे कॉल नहीं किया, लेट्स सी, हां यहां पे अभी भी कंटैक्ट ही कॉल है। तो मैं यहां पे चलता हूं एंड आई विल सिंपली गो कॉल माय नॉट फाउंड कंपोनेंट कुछ इस तरह से। नाउ इफ आई गो टू माय एप्लीकेशन, यू कैन क्लियरली सी इस राउट पे ये नॉट फाउंड दिखा रहा है, किसी भी राउट पे मैं जाऊं ये नॉट फाउंड दिखा रहा है, किसी भी राउट पे जो मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा ये उस पे उसी पेज को दिखा रहा है। इसको हम बोलते हैं कैच ऑल राउट। स्टार वाले राउट को हम कैच ऑल राउट बोलते हैं। आई होप अब अभी तक अगर आप देखोगे मैंने 3 राउट्स बनाए, होम, अबाउट, कंटैक्ट, लेकिन ये मुझे पता है कि ये 3 राउट है। क्यों? क्योंकि मैंने डिफाइन की। अगर कोई यूजर पहली बार इस वेब पेज पे जाएगा, क्या उसको यहां पे दिख रहा है कहीं पे कि अबाउट राउट पे जाओ या कंटैक्ट राउट पे जाओ, या आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो आप URL पे लिखते हो कि आप बटन्स के थ्रू नेविगेशन करते हो, नेविगेशन करते हैं। अब यहां पे वो चीज मैं कैसे करूंगा? मैं चाहता हूं कि यहां पे मैं 3 लिंक्स बनाऊं, एक जो मुझे होम पे ले जाएगा होम राउट पे, दूसरा जो मुझे कंटैक्ट पे ले जाएगा, तीसरा जो मुझे अबाउट पे ले जाएगा। तो आप सबके दिमाग में एक आंसर होगा, हम एक सेपरेट कंपोनेंट बनाएंगे, उस कंपोनेंट का नाम रखेंगे हमारे पास nav बार, और उस nav बार के अंदर वी विल सिंपली यूज एंकर टैग। लेकिन एंकर टैग हम यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सबको पता होगा एंकर टैग के पास अपना एक फीचर होता है कि वो रिफ्रेश करता है पेज को, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम राउटिंग चाहते हैं बिना रिफ्रेश के। तो इसका ख्याल ऑलरेडी रिएक्ट राउटर डॉम ने रखा है। तो हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं लिंक कंपोनेंट। क्या है? लिंक। तो मैं यहां पे लिखूंगा और लिंक को क्रिएट करूंगा कुछ इस तरह से, और इसको भी इंपोर्ट करूंगा कहां से? रिएक्ट राउटर डॉम से, और यहां पे इसके बीच में होम। तो ये एंकर टैग है लेकिन एक प्रॉपर्टी के साथ, Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V, और यहां पे मैं लिखूंगा अबाउट, यहां पे मैं लिखूंगा कंटैक्ट। अब इस पे क्लिक करने से कहां जाएगा, ये कैसे डिफाइन होगा? लिंक का एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम टो कहते हैं। क्या कहते हैं? टो। इस टो पे तुम सिंपल इसको बोलो कि यहां पे मुझे ले जाओ जब मैं इस पे क्लिक करूंगा। तो मैं इसको रिमूव करके स्लैश लिखता हूं। इसी तरह से मैं यहां पे जाऊंगा एंड आई विल सिंपली गो राइट समथिंग लाइक दिस। तो यहां पे मैं इसमें स्लैश लिखता हूं, और उसके बाद यहां पे भी जाऊंगा एंड आई विल राइट टो
है ना। तो मैं यहां पे भी टो लिखूंगा और इसको रिमूव करूंगा जिसमें मैं लिखूंगा स्लैश अबाउट एंड देन फाइनली यहां पे भी टो लिखूंगा एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली रिमूव दिस और यहां पे भी मैं लिखूंगा स्लैश कॉन्टैक्ट। अब यहां पे एक पॉइंट याद रखना जिसके बारे में बता रहा था कि ब्राउजर राउटर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर आपके रिएक्ट राउटर के सारे कंपोनेंट्स जाने चाहिए। मेरे पास nav बार यहां पे है, अब इसको कॉल करना है। जिस हिसाब से मैंने अपनी कोडिंग लिखी है उस हिसाब से मैं इस nav बार को ब्राउजर राउटर के ऊपर भी कॉल करूंगा क्योंकि तब भी मैं ऐप के अंदर इसको रैप कर रहा हूं। बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो जब मैंने nav बार को कॉल किया, आप आउटपुट पे जाओ, यहां पे रिफ्रेश करूंगा, आप देखोगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, कंसोल के अंदर जाऊंगा, ये बता रहा है आई एम नॉट एबल टू डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी बेस नेम, तो ये एरर दे रहा है। बट ऑन द सेम टाइम मैं अगर इसी nav बार को ब्राउजर राउटर के अंदर कॉल करूंगा, अब आप देखोगे ये ब्राउजर राउटर बिंदास तरीके से चल रहा है। क्यों? क्योंकि ब्राउजर राउटर के अंदर जो nav बार है, nav बार के अंदर मैंने लिंक जो रिएक्ट राउटर का पार्ट है उसको अभी ब्राउजर राउटर के अंदर मैंने रैप किया। ना एवरी टाइम कि मैं सोचूं कि ये कहां पे डालना है, कैसे डालना है, क्या आपके पास ऐसी कोई फाइल है जिसके अंदर पूरी की पूरी ऐप रैप होती है? हाँ, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, main.jsx के अंदर जाऊं, इस काउंट कंटेक्स्ट को तो रिमूव करता हूं क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं अभी। बट मैं यहां पे क्या काम करूंगा, मैं यहां पे अपने ब्राउजर राउटर को कॉल करूंगा कुछ इस तरह से, और इसी ब्राउजर राउटर के अंदर मैं अपनी पूरी की पूरी ऐप को रैप करके यहां पे रखता हूं। तो अब मुझे ये दिमाग में नहीं रखना कि nav बार को कहां पे कॉल करूं, बिकॉज इस वक्त पूरी की पूरी एप्लीकेशन ही मेरे पास ब्राउजर राउटर के अंदर है। तो अब आप बिना किसी टेंशन के अपने रिएक्ट राउटर कंपोनेंट्स को कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो नाउ इफ आई गो हियर एंड लेट मी डू वन थिंग, लेट मी ट्राई टू रिमूव दिस। कहां पे है? तो मेरे पास ये nav बार यहां पे है, स्लैश को पहले मैं रिमूव करता हूं एंड लेट मी ऐड सम ब्रेक। तो ब्रेक को मैं कुछ इस तरह से ऐड करता हूं एंड लेट मी ट्राई टू कॉपी दिस एंड लेट मी पेस्ट इट हियर। और उसके बाद यहां पे भी मैं चलता हूं पेस्ट, इसके बाद यहां पे भी चलता हूं पेस्ट। नाउ इफ आई गो टू माय आउटपुट, क्लियरली से आई हैव 3 लिंक्स और अभी मैं किस पे हूं? होम कंपोनेंट पे। अब अगर मैं यहां पे क्लिक करूंगा बिना रिफ्रेश किए, इसने क्या काम किया, मुझे उस राउट पे ले लिया। कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा, बिना रिफ्रेश किए उस पेज पे लिया। अब अगर रिफ्रेश होता, लेट्स सपोज मैं एंकर टैग यूज करता, तब भी ये मुझे कॉन्टैक्ट पे ले जाता, शायद तब भी मुझे अबाउट पे ले जाता, होम पे ले जाता, किसी और राउट पे, लेकिन ये रिफ्रेश करता। रिफ्रेश करने का मतलब क्या है कि मेरे पास जितनी भी स्टेट्स हैं उनको इनिशियल वैल्यू पे वापस ले जाओ। हो सकता है आपके पास कोई ऐसा स्टेट वैल्यू जिसका आप लूज वैल्यू नहीं करना चाहते हो, तो उस केस में आप एंकर टैग क्यों यूज करोगे? इसलिए जब भी आपको नेविगेशन करनी है एक से दूसरी जगह पे, तो हम एंकर टैग को यूज ना करके हम सिंपली क्या करेंगे, लिंक कंपोनेंट को यूज, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम का है। अब हम इवन लिंक को भी यूज नहीं करते, हमारे पास एक बेटर तरीका है नेविगेशन का, मतलब एंकर टैग्स के थ्रू ही हम अभी भी नेविगेशन कर रहे हैं। तो अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाऊंगा ना, आप देखोगे इस डिव के अंदर अभी भी एंकर टैग ही है। तो ये ऐसा नहीं कि लिंक कोई सेपरेट HTML टैग है, ये अभी भी एंकर टैग है, लेकिन ये रिफ्रेश नहीं कर रहा है। इसकी जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी रिफ्रेश वाली है उसको रिमूव कर दी गई है। लेकिन इस लिंक के अलावा हमारा रिएक्ट राउटर हमें एक और तरीका देता है नेविगेशन करने का, जिसे हम बोलते हैं nav लिंक। क्या बोलते हैं? nav लिंक। तो जहां जहां पे भी लिंक है वहां पे मैं क्या इंपोर्ट करूंगा, आई विल सिंपली इंपोर्ट nav लिंक, और कुछ नहीं। तो लेट मी सिंपली गो से लेट मी राइट सिंपली nav यहां पे, और यहां पे भी चलता हूं मैं nav लिखूंगा, है ना। यहां पे भी चलता हूं मैं nav लिखूंगा, और यहां पे भी चलूंगा मैं nav लिखूंगा। और अगर आप अभी भी देखोगे ना, लिंक और nav लिंक में आपको ज्यादा अंतर अभी इस पॉइंट पे नहीं दिखेगा। तो अगर मैं अबाउट पे चलूंगा, ये अबाउट पे मुझे ले जा रहा है, कॉन्टैक्ट पे चलूंगा, कॉन्टैक्ट पे ले जा रहा है, बिंदास तरीके से वैसे ही काम कर रहा है जैसे लिंक करता है। लेकिन यहां पे एक सिंपल बहुत अच्छी चीज है, इवन इंटरव्यूज में पूछा भी जाता है लिंक और nav लिंक में क्या डिफरेंस है, जब आपको रिएक्ट राउटर डॉम को क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप यहां पे देखोगे, मेरे पास इस वक्त कहां पे हूं मैं? होम पेज पे। जरा होम का एंकर टैग देखो, उसके बाद ये एंकर टैग देखो, ये एंकर टैग देखो, क्या इन तीनों में आपको डिफरेंस दिख रही है? द आंसर इज यस। तो जिस भी nav लिंक पे तुम क्लिक कर रहे हो ना, उस nav लिंक पे मेरा रिएक्ट राउटर एक क्लास ऐड करता है जिसका नाम है एक्टिव, क्लास एक्टिव। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे वही क्लास एक्टिव अबाउट पे चला गया। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे एक्टिव क्लास कॉन्टैक्ट पे चला गया।
तो जब आपको पता चल रहा है कि इस पे मैं क्लिक कर रहा हूं, वो क्लास उसको ऐड कर रहा हूं, तो आपको स्टाइल कर सकते हो। आपने देखा होगा ना कि हम क्या करते हैं, हम सिंपली जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं, जिस नैव लिंक पे हमने क्लिक किया उसके नीचे अंडरलाइन आता है या उसके ऊपर कोई स्टाइल आता है, आप वो चीज यहां पे कर सकते हो। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं सिंपली यहां पे जाऊंगा और इसको बताऊंगा आप एक काम करो, ठीक है ना, आप एक काम करो, जब भी तुम्हें क्लास नेम आएगा, एक्टिव आएगा, तो उस टाइम पे अपना जो कलर है या अंडरलाइन या टेक्स्ट डेकोरेशन जो भी है करो, ठीक है ना। तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा सिंपल तरीके से, मैं अपने एक स्टाइल को डिफाइन ही कर लेता हूं। लेट मी सिंपली राइट navbar.css और उसके बाद मैं यहां पे चलता हूं एंड आई विल सिंपली गो एंड टेल इट कि मेरे पास एक क्लास है, उस क्लास को तुम डिफाइन करो कुछ इस तरह से। What I will do is I will simply add maybe padding of 10 pixel. Then I will simply add text decoration. Text decoration is let's suppose solid but underline, है ना, और उसके बाद let's suppose red. और इसके बाद मैं इसी नया बार में इसको इंपोर्ट करूंगा एंड वी नो हाउ टू इंपोर्ट, क्योंकि मैंने आप सबको ये पढ़ाया है कि CSS किस तरह से काम करता है। तो मैं यहां पे जाऊंगा एंड आई विल सिंपली राइट navbar.css, कुछ इस तरह से मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब अगर मैं अपनी वेब एप्लीकेशन पे जाऊंगा, यू कैन क्लियरली सी मेरे पास इसके नीचे एक रेड है, चलो इसको थोड़ा बड़ा भी करते हैं। तो मैं यहां पे navbar पे जाऊंगा एंड आई विल सिंपली गो गिव इट 5 पिक्सल टेक्स्ट डेकोरेशन। नॉट ओनली दैट, लेट मी गिव बॉर्डर टू मेक इट मच मोर विजिबल। तो बॉर्डर में इसको दूंगा लेट्स सपोज 2 पिक्सल सॉलिड एंड लेट मी सिंपली हैव ब्लू, और उसके साथ साथ आई विल सिंपली गिव बॉर्डर रेडियस just to make it visible 10 pixel, nothing else. So now if I go to the output, you can clearly see जिस पे भी मैं क्लिक कर रहा हूं उस पे स्टाइल इंप्लीमेंट हो रहा है, जिस पे भी मैं क्लिक कर रहा हूं उस पे स्टाइल इंप्लीमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैंने इस पे क्लिक किया तो इस पे एक क्लास ऐड हो गया एक्टिव, और एक्टिव मैंने स्टाइल करके रखा है तो ये स्टाइल यहां पे भी ऐड हो गया। इस पे क्लिक करूंगा तो क्लास एक्टिव आ गया, इस पे क्लिक करूंगा तो क्लास एक्टिव आ गया। तो मेरे पास इस वक्त अब अपने नेविगेशन को बेटर दिखाना हो गया। क्यों? क्योंकि मैं अब पता चलेगा कि मैं किस लिंक पे हूं, किस राउट पे हूं, और उसी हिसाब से मैं स्टाइल में अपने यूजर को बता सकता हूं। और ऐसी फंक्शनैलिटी आपने काफी ज्यादा वेब एप्लीकेशंस में देखी होंगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये हो गया लिंक और नैव लिंक, एंड आई होप अगर आपको कोई पूछेगा लिंक और नैव लिंक में क्या डिफरेंस है, आई होप आप अच्छे से समझा पाओगे। अब चलते हैं एक नेविगेशन होती है जो एंकर टैग वाली नेविगेशन होती है, लाइक दिस। होम पे क्लिक करो, इसने नेविगेट किया, अबाउट पे क्लिक करो, इसने नेविगेट किया। लेकिन बिहाइंड द सीन्स ये एंकर टैग है ना। और दूसरी नेविगेशन होती है कि हम चाहते हैं कि मेरी वेब एप्लीकेशन में एक बटन हो, इस बटन पे मैंने लिखा है गो बैक, बटन के क्लिक पे ये कोई नेविगेशन करनी चाहिए। विच मीन्स जब बटन पे क्लिक होगा मैं इसको बोलूंगा एक फंक्शन को कॉल करो, और फंक्शन कॉल के अंदर मैं इसको बोलूंगा नेविगेट करो, या डबल क्लिक पे वो चीज करो, या होवर पे नेविगेट करो। विच मीन्स इवेंट हैंडलिंग के थ्रू हमें नेविगेट करना है, और उसको डिफाइन करने के लिए, आई मीन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम जिसे इंप्लीमेंट करते हैं उसे बोलते हैं यूज नेविगेट हुक। क्या बोलते हैं? यूज नेविगेट हुक। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने होम कंपोनेंट में हूं, इस होम कंपोनेंट में I will simply go and add a button. इस बटन के अंदर मैं सिंपली लिखूंगा go to contact। अब ये एंकर टैग नहीं है बल्कि बटन है, और हमें पता है जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ऑन क्लिक, इस ऑन क्लिक पे तुम एक करो फंक्शन को कॉल जिसका नाम है हैंडल क्लिक। तो इसको फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन जिसका नाम है मेरे पास हैंडल क्लिक, लाइक दिस। इसी हैंडल क्लिक के अंदर तुम क्या करने चाहिए, तुम मुझे नेविगेट करने चाहिए फ्रॉम दिस राउट टू कंटैक्ट राउट। बट ये एंकर टैग तो मैं इस फंक्शन में नहीं डिफाइन करूंगा, तो मुझे चाहिए हुक जो ये फंक्शन के अंदर मेरी नेविगेशन वाली फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। और उसके लिए जो हमारे पास हुक है उसे कहते हैं यूज नेविगेट हुक। यूज नेविगेट इज अ हुक दैट रिटर्न्स ए नेविगेट फंक्शन। मतलब मैं लिखूंगा कांस्टेंट नेविगेट इज इक्वल्स टू, एंड आई विल सिंपली यूज अ हुक नोन एज यूज नेविगेट, दैट्स इट। और उसके बाद इसी नेविगेट के अंदर आई विल सिंपली पास द राउट जहां पे इसको जाना है। तो अब अगर मैं अपने एप्लीकेशन पे जाऊंगा एंड इफ आई गो एंड रिफ्रेश माय पेज, गो टू होम, यू कैन क्लियरली सी अब मेरे पास एंकर टैग नहीं बल्कि बटन है, और इस पे क्लिक करूंगा ये मुझे कांटेक्ट पे ले जा रहा है। इसी तरह से लेट्स सपोज मेरे पास कांटेक्ट के अंदर भी सेम चीज है। सो आई विल सिंपली गो एंड
कंटैक्ट यहां पे इसी कंटैक्ट के नीचे मैं यहां पे एक बटन को पेस्ट करता हूं जो मुझे बोलेगा गो टू अबाउट, और इस पे जो फंक्शन डिफाइन करूंगा लाइक दिस फंक्शन हैंडल क्लिक, और इसी हैंडल क्लिक के अंदर ये क्या करना चाहिए, मुझे नेविगेट करना चाहिए अबाउट पे। तो मैं क्या काम करूंगा, सिंपली एक हुक यूज करूंगा जिसका नाम है नेविगेट, और इसी नेविगेट आई मीन हुक का नाम है यूज नेविगेट, ठीक है ना, हुक का नाम है यूज नेविगेट, जो अगेन मैंने इंपोर्ट किया है रिएक्ट राउटर का। तो ये रिएक्ट का हुक नहीं बल्कि रिएक्ट राउटर का हुक है। तो यहां पे मैंने डिफाइन किया कुछ इस तरह से, और जब ये फंक्शन कॉल होगी तो मैं इसको बोलूंगा नेविगेट टू व्हाट, नेविगेट टू स्लैश अबाउट लाइक दिस। और मैं यहां पे चलता हूं, रिफ्रेश करता हूं पेज को, गो टू अबाउट, अबाउट पे चलो। और अगर मैं अबाउट के अंदर जाऊंगा और अबाउट के अंदर भी एक बटन क्रिएट करूंगा, लेट्स सपोज लाइक दिस, जो सिंपली बोलेगा बैक, गो बैक। अब गो बैक का मतलब क्या है, जहां से तुम आए थे उस पेज पे वापस चले जाओ। तो उसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा, अगेन मुझे हैंडल क्लिक को डिफाइन करना पड़ेगा पहले, क्योंकि मैं इसी फंक्शन को इस बटन पे कॉल कर रहा हूं, और नेविगेशन फंक्शंस के थ्रू करने के लिए मैं हुक यूज करूंगा जिसका नाम है नेविगेट, यूज नेविगेट। तो मैं इस यूज नेविगेट को कॉल करूंगा लाइक दिस, और इसी हैंडल क्लिक के अंदर आई विल सिंपली डिफाइन व्हाट, नेविगेट। बट सिंस मुझे यहां पे किसी एक पर्टिकुलर राउट पे नहीं जाना है, मुझे एक पीछे जाना है, तो -1 लिखूंगा। So now if I go here and refresh the page, go back, ये contact पेज पे जाएगा। तो अगर मैं होम पे जाऊंगा, अबाउट पे जाऊंगा, -1 is home, तो ये होम पे जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन आल्सो पास -1 -2 एज वेल। तो इस हुक को हम क्या बोलते हैं, यूज नेविगेशन। यूज नेविगेशन को यूज करके हम प्रोग्रामेटिक नेविगेशन कर सकते हैं फंक्शंस के थ्रू या इवेंट्स के थ्रू। बढ़िया तरीके से हो गया मेरा काम। अब यहां पे एक और चीज है जिसे हमें समझना है। लेट्स सपोज आपके पास एक राउट है, ठीक है ना, और वो राउट क्या है, वो कुछ इस तरह से स्लैश यूजर्स स्लैश user1। देन मेरे पास एक और राउट है, वो राउट क्या है, वो राउट मेरे पास है user2। उसके बाद इसी तरह से गोइंग ऑन आई सिंपली हैव वन अनदर राउट जो काफी लास्ट में जिसका है user100। अगर आप इस केस में मेरे पास ये देखोगे ना कि मैं किस तरह के राउट्स बना रहा हूं, आप देखोगे ये वाला पार्ट यूजर्स, ये वाला पार्ट यूजर्स, ये वाला पार्ट स्टैटिक है। ये जितना भी पार्ट पहले इस राउट में, इसको हम स्टैटिक राउट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी चेंज होगा नहीं। तो अगर आपको इसको ब्राउजर में लिखना है, आपको यूजर्स ही लिखना पड़ेगा। बट ऑन द सेम टाइम जो सेकंड वाला पार्ट मेरे पास है, यहां पे user1 है, राउट अभी भी वही है यहां पे, लेकिन user2 है, यहां पे user100 है, हो सकता है कहीं पे user1000 है, हो सकता है कहीं पे 1-2 हो। तो ये वाला पार्ट इस राउट का मेरे पास डायनेमिक है। क्या है? डायनेमिक राउट। अब मुझे आप एक बात बोलो, लेट्स सपोज हमारे पास 100 यूजर्स हैं, तो क्या इसका मतलब है आप 100 राउट्स बनाओगे? नो। आप राउट को बोलोगे कि ये वाला पार्ट तुम्हारे राउट के अंदर डायनेमिक है। और डायनेमिक राउटिंग हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? इतना ही नहीं कि डायनेमिक राउट को डिफाइन करना है, बल्कि इसको बताना है जब ये वाला डायनेमिक राउट आएगा तो उस पर डायनेमिक आउटपुट दिखाओ, इस पे डायनेमिक आउटपुट दिखाओ, इस पे डायनेमिक आउटपुट दिखाओ। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम डायनेमिक राउटिंग किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम चलेंगे पहले app.jsx में, और यहां पे मैं एक राउट को डिफाइन करूंगा। लेट्स सपोज मेरा एक राउट है, क्या मेरा एक राउट है जिस पे मैंने पाथ को डिफाइन किया है, वो है यूजर्स। पाथ इज सिंपली इक्वल्स टू स्लैश यूजर्स, और इस पे जो एलिमेंट डिफाइन होगा, लेट मी डिफाइन दैट एलिमेंट इनसाइड माय राउटिंग कंपोनेंट्स। मैं यहां पे डिफाइन करता हूं users.jsx, और इसी के अंदर आई विल सिंपली गो क्रिएट लेट सपोज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके अंदर मैं जाऊंगा और लिस्ट बनाऊंगा मेरे पास user1 का, है ना, और उसके बाद मेरे पास इसी तरह से user2, user3, user4। तो मेरे पास 2 है, मेरे पास 3 है, मेरे पास 4 है, कुछ इस तरह से, एंड मेरे पास लेट्स सपोज बाद में सबसे लास्ट पे 100 है। और जब भी मैं इस यूजर्स वाले राउट पे जाता हूं, ये मुझे जो एलिमेंट डिस्प्ले कराएगा वो वही यूजर्स वाला कंपोनेंट है। तो मैं उसी यूजर्स वाले कंपोनेंट पे जाता हूं, वेरी गुड, बिंदास तरीके से चलेगा। लेकिन यहां पे ये चीज समझने की, ये जो पार्ट मैंने लिखा, जिस तरह से मैंने राउट को यहां पे डिफाइन किया, तो राउट में आपको स्लैश यूजर्स ही लिखना पड़ेगा, तब जाके ये एलिमेंट दिखेगा। ये स्टैटिक राउट है, स्टैटिक राउट, स्टैटिक राउट। तो अगर मैं यहां पे जाऊंगा, लिखूंगा स्लैश यूजर्स, एंटर करूंगा, ये उस वेब पेज को दिखाएगा।
अब मैं चाहता हूं कि जब मैं यहां पे लिखूं /user1, तो ये उस केस में मुझे user1 डिटेल्स दिखाना चाहिए। मैं लिखूंगा user2 डिटेल्स दिखाना चाहिए, user3 डिटेल्स एंड user100 डिटेल्स, इसी तरह से user1000, user1,000,000। अब ऐसा नहीं कि जितने ये राउट्स हैं उतने में राउट्स बनाऊंगा, नहीं, राउट में एक ही बनाऊंगा। तो मैं यहां पे चलूंगा एंड आई विल सिंपली गो डू वन सिंपल थिंग। लेट मी ट्राई टू क्रिएट अ कंपोनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यूजर की इंडिविजुअल डिटेल्स देगा। तो यूजर डिटेल्स डॉट JSX एंड राइट नाउ RFC, मैं इसमें सिंपली अपना एक H1 दूंगा, H1 कंपोनेंट दूंगा। उसमें बताऊंगा इसको कि तुम डिस्प्ले कराओगे क्या, यूजर डिटेल्स राइट हियर लाइक दिस। और अब मैं अपने उस राउट को कॉन्फ़िगर करूंगा। देखो मुझे पहले पता है कि मेरा राउट कुछ इस तरह से है। राउट इंपोर्ट किया, हो गया। पाथ जो मेरे पास है, पाथ इस वक्त थोड़ा सा डिफरेंट है। एक मेरे पास है /users, उसके बाद मेरे पास है यूजर की आईडी। लेट्स सपोज user1 इज आईडी, user2 इज आईडी, user3 इज आईडी, फिर मेरे पास है आईडी। और इस पे मैं क्या काम करूंगा, इस पे मैं एलिमेंट को डिस्प्ले कराऊंगा। वो एलिमेंट कौन सा होगा, लेट्स सपोज यूजर का डिटेल्स वाला एलिमेंट होगा कुछ इस तरह से। एंड राइट नाउ ये राउट जो मैंने डिफाइन किया, अगेन ये स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है, विच मींस इस वाले कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए मुझे यहां पे आईडी ही लिखना पड़ेगा, तब जाके यूजर डिटेल्स वाला कंपोनेंट दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे लिखा इसको user/id। यहां पे मैं कुछ और लिखूंगा वो चलेगा नहीं, कुछ भी लिखो चलेगा नहीं, नॉट फाउंड दिखाएगा। बट अब मैं इसको कैसे बताऊं कि ये यूजर्स के बाद जो ये पार्ट हैं, ये पैरम है, ये पैरम डायनेमिक है, कैसे बताऊंगा? तो उसके लिए जिस भी पार्ट ऑफ द राउट को डायनेमिक बनाना है उसके सामने कूलन डालो, बस ये डायनेमिक बन गया। मतलब अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा, अगर मैं आईडी भी लिखूंगा ना, यूजर डिटेल दिखाएगा। अगर मैं यहां पे 1 2 3 4 लिखूंगा, यूजर डिटेल दिखाएगा। अगर मैं यहां पे ABCD लिखूंगा, यूजर डिटेल दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो मेरे पास पार्ट है इस पूरे के पूरे URL का, ये जो पैरम है, ये मैंने डायनेमिक बनाया और इस डायनेमिक पैरम का नाम मैंने आईडी रखा। समझ रहे? तो यहां पे कुछ भी लिखूं ये यूजर डिटेल्स ही दिखाएगा, क्योंकि ये वाला स्टैटिक है लेकिन ये वाला पार्ट मेरे पास डायनेमिक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना है कि अगर यहां पे user1 आया तो यहां पे दिखना चाहिए user1 डिटेल्स, अदर मे बी user2 आया तो कुछ और डिटेल्स दिखना चाहिए, ऐसे। तो आपको नहीं लगता जिस कंपोनेंट को आप दिखा रहे हो यहां पे, उस कंपोनेंट के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको पता चले कि एक कॉमन यूजर URL में यहां पे इस डायनेमिक पैरम के अंदर क्या वैल्यू लिख रहा है। अगर उसको वो वाली चीज पता चली तो उसके हिसाब से वो डायनेमिक आउटपुट कंडीशनल रेंडरिंग कर सकता है। और जब भी आपको डायनेमिक पैरामीटर्स को रीड करना होगा आपके URL से आपकी वेबसाइट में, तो हमारे पास एक रिएक्ट राउटर का हुक यूज होता है जिसे हम बोलते हैं यूज पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं? यूज पैरामीटर्स। तो मैं यहां पे डिफाइन करूंगा, लेट्स सपोज P इज इक्वल्स एंड आई विल सिंपली डिफाइन माय यूज पैरामीटर्स लाइक दिस, और इसको इंपोर्ट करूंगा रिएक्ट राउटर से एंड लेट मी सिंपली गो एंड डू console.log माय P। यूज पैरम क्या रिटर्न करता है? आपके जितने भी डायनेमिक पैरम्स हैं उनको एक ऑब्जेक्ट में। तो अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा एंड इफ आई गो टू कंसोल, वी कैन क्लियरली सी मेरे पास user1 है, तो P मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसके पास आईडी user1। अगर मैं यहां पे कुछ और लिखूं वही मेरे पास आईडी बन गया। मैं यहां पे लिखूंगा user2, वही मेरे पास आईडी बन गया। तो यूज पैरम उसी डायनेमिक पैरम को रिटर्न करता है। तो क्यों ना मैं यहां पे करूं एक काम, मैं उसी आईडी को डिस्ट्रक्चर करूं और उसी आईडी को प्रिंट करूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो डिस्ट्रक्चरिंग तो होगी। अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा पेज को, तो मेरे पास आईडी जो है user2 बन गई। यहां पे मैं कुछ भी लिखूंगा वही मेरे पास आईडी बन गई। अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा, अब यहां पे मैं एक कंडीशनल रेंडरिंग कर सकता हूं। क्या लिखूंगा कि अगर मेरे पास आईडी जो है वो इक्वल टू user1 है। ये हमेशा याद रखना, इवन अगर आप URL में नंबर भी लिखोगे ना, वो तब भी स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग्स होते हैं, तो जो भी आप URL में लिखते हो, नंबर लिखो, कुछ भी लिखो, वो स्ट्रिंग्स होते हैं। अगर ये user1 है तो एंड इस केस में आप लिखो H1 के अंदर क्या लिखोगे कि हेलो अदफर। इसी तरह से मेरे पास Ctrl+C Ctrl+V अगर ये user2 है तो उस केस में लिखो हेलो राहुल, है ना। इसी तरह से मेरे पास अगर user100 है तो आप लिखो हेलो सुमित, कुछ इस तरह से। नाउ इफ आई गो टू द आउटपुट एंड इफ आई राइट माय user1, तो अगर मैं user1 लिखूंगा, करूंगा एंटर, ये बताएगा हेलो अदफर। अगर मैं लिखूंगा user2 तो बताएगा हेलो राहुल। अगर मैं लिखूंगा user100 तो बताएगा क्या, हेलो सुमित। तो इस तरह से आप डायनेमिक आउटपुट्स भी दिखा पाते हो इजी तरीके से। आपने एक हुक यूज किया जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है यूज पैरम। हो सकता है आपके पास एक ऐसा राउट हो कुछ इस तरह से। लेट मी गो हियर, लेट मी ट्राई टू
create one another route कुछ इस तरह से. So let me simply define a route why the path is equals to what slash users slash my colon id slash my let's suppose इसी user का मुझे phone चाहिए and I will simply say let's suppose which one. So let's say id phone and let me say number. ये भी एक डायनेमिक राउट हो सकता है और इस पे जो एलिमेंट इसको दिखाना है उसको मैं एलिमेंट को डिफाइन भी करूंगा. So let me simply go to routing components and I will simply define phone details dot JSX. And now if I go here RFCE, इसमें मैं क्या काम करूंगा, इस कंपोनेंट के अंदर मैं H1 दूंगा, जिस H1 के अंदर इसके अंदर मैं H1 दूंगा, जिसके अंदर मैं लिखूंगा hello phone, right? And अब अगर मैं app.jsx के अंदर जाऊंगा इसी एलिमेंट के सामने I'm simply going to do one simple thing. I'm going to call my phone component कुछ इस तरह से. डन है. Now if I go to the output, ये वाला मेरे पास स्टैटिक है, ये वाला डायनेमिक है, फिर मेरे पास ये स्टैटिक है तो यहां पे फोन ही जाएगा, उसके बाद मेरे पास ये डायनेमिक है तो मैं 1 लिखूंगा एंड जब मैं एंटर करूंगा ये उस कंपोनेंट को दिखाएगा. तो ये डायनेमिक है, ये डायनेमिक है, ये फोन ही होगा, ये यूजर्स ही होगा. तो अब अगर मुझे उन डायनेमिक पैरामीटर्स के हिसाब से डायनेमिक आउटपुट दिखाना है तो मुझे उनको रीड करना पड़ेगा. तो मैं लिखूंगा कांस्टेंट एंड आई विल सिंपली ट्राई टू रीड नंबर 1 इज आईडी, number 2 is my number and then I will simply go use my hook known as use params. और अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा, if I simply do console.log and instead of console.log let me do one thing, let me have an h1 tag और इसी h1 tag के अंदर I will simply say id is equals to what and then comma my number is equals to what. तो यहां पे मैं एक काम करता हूं, मैं आईडी में आईडी पैरम को डालता हूं और नंबर में अपने नंबर पैरम को सिंपली पेस्ट करता हूं. नाउ इफ आई गो टू द आउटपुट यू कैन क्लियरली सी जो मैं यहां पे लिख रहा हूं उसको मैं डायनेमिकली रीड भी कर रहा हूं. तो यहां पे कुछ भी जा सकता है, यहां पे कुछ भी क्या जा सकता है, एंटर करो चलेगा, बट ये फोन ही रहेगा. ऐसा नहीं कि ये कुछ और बनेगा, नहीं, उसके इसमें नॉट फाउंड आएगा. समझ रहे हो ना. तो इसका दूसरा और चौथा वाला पार्ट ऑफ द पैरम इज डायनेमिक पैरम. तो नाउ इफ आई क्लिक एंटर ओवर हियर यू कैन क्लियरली सी इट मेक्स कंप्लीट सेंस एंड इट गिव्स अस द आउटपुट एज वेल. बढ़िया है ना, समझ आ गई ये बात. आई होप. यहां पे आप क्या करोगे काम, यहां पे आप सिंपली एक छोटा सा कमेंट ऐड करोगे और कमेंट में बताओगे कि क्या ये चीज समझ आ गई कि नहीं आ गई. ठीक है ना. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड यूज पैरम्स हुक एज वेल. अब इसके बाद हमारे पास एक और हुक होता है जिसे हम बोलते हैं यूज सर्च पैरम्स, जिनको यूज करके हम क्वेरी स्ट्रिंग्स को मैनेज करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं, लेट्स होप कि वी गेट दैट काइंड ऑफ पैरम, तो मैं लिखूंगा यहां पे कुछ इस तरह से amazon.in. अब जब amazon.in में मैं गया, मैं यहां पे लिखूंगा लेट्स सपोज मुझे देखना है सी ऑल, ये कंपोनेंट जो भी है. सो लेट मी क्लिक ऑन सी ऑल. अगर आप इस पैरम को देखोगे ना, ऑल्दो ये बहुत बड़ा पैरम है बट प्लीज पे अटेंशन. इस पैरम के अंदर आप कुछ की वैल्यू पेयर्स देखोगे. नोट ऑफ इंटरोगेशन यहां पे आ गया, उसके बाद मेरे पास ये की है, उसका वैल्यू ये है, फिर हमारे पास एंड ये की है, उसका ये वैल्यू यहां से लेकर यहां तक, फिर उसके बाद ये की है, उसका ये वैल्यू है. तो आप देखोगे जब आप एक यूआरएल में जाते हो ना, इनको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग्स, कि की मैंने डाला और वैल्यू, लेकिन ये जाता हमेशा किसके बाद है, हमेशा जाता है नोट ऑफ इंटरोगेशन के बाद. इन वैल्यूज को रीड करना है तो आपको लगेगा एक सिंपल कंपोनेंट, सॉरी हुक, जिसको हम बोलते हैं यूज सर्च पैरम्स. फॉर एग्जांपल मैं यहां पे चलता हूं इन कंपोनेंट्स के अंदर, मैं यहां पे एक कंपोनेंट बनाता हूं जिसका नाम है प्रोडक्ट्स. क्या है नाम, प्रोडक्ट्स डॉट JSX. और इस प्रोडक्ट्स को मैं प्रोडक्ट्स वाले राउट पे दिखाऊंगा. लेट मी सिंपली गो हियर और यहां पे चलता हूं एंड आई विल सिंपली गो से डू वन थिंग, क्रिएट अ राउट. इस राउट के अंदर क्रिएट अ पाथ, जो पाथ मुझे सिंपली ले जाएगा प्रोडक्ट्स के पास. और जब भी इस प्रोडक्ट्स वाले पाथ को कोई अचीव करेगा, आई मीन ट्रिगर करेगा, तो ये कंपोनेंट दिखाना चाहिए मेरा प्रोडक्ट्स वाला कंपोनेंट कुछ इस तरह से. और यहां पे मैं अपने राउट को भी क्लोज करता हूं, है ना. तो आई थिंक देयर समथिंग मिसिंग, कहां पे आ रहा है, आई थिंक ये डन है. उसके बाद इस प्रोडक्ट्स पे जाते हैं और इस प्रोडक्ट के अंदर मैं H1 टैग बनाऊंगा जो कि होगा आई एम प्रोडक्ट पेज लाइक दिस. बढ़िया हो गया. और अब अगर मैं आउटपुट पे जाऊंगा, अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन पे जाऊंगा एंड इफ आई सिंपली राइट स्लैश प्रोडक्ट्स, यू कैन क्लियरली सी मेरे पास यहां पे प्रोडक्ट्स का पेज आ गया. लेकिन अब मुझे चाहिए क्या, मैं हो सकता हूं यहां पे लिखूंगा, तुम एक काम करो, तुम सिंपली जाओ प्रोडक्ट्स पे, तुम चले गए, उसके बाद सिंपली मेरी जो कैटेगरी है
उस कैटेगरी को वो वाली कैटेगरी दो जो शूज की है। एंड शूज की स्पेलिंग गलत होगी बट यू कैन अंडरस्टैंड इट। एंड मेरा जो पेज है वो 1 है। लेकिन ये इस केस में अगर मुझे एक डायनेमिक आउटपुट चाहिए इस पैरम पे, तो आपको नहीं लगता आपको ये रीड करने हैं कि ये दोनों वैल्यूज हैं क्या? जब आप रीड करोगे उसी के बेसिस पे आप कंपोनेंट में डिसीजन ले सकते हो और डिफरेंट वेब पे डिफरेंट कंपोनेंट को कॉल कर सकते हो, क्योंकि ये अभी भी प्रोडक्ट्स राउट ही है, लेकिन यहां पे क्वेरी पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। और इन्हीं क्वेरी पैरामीटर्स को रीड करने के लिए हमारे पास जो हुक यूज होता है रिएक्ट राउटर का, उसको हम बोलते हैं यूज सर्च पैरामीटर्स। यूज सर्च पैरामीटर्स जिस तरह से यूज स्टेट 2 चीजें एक एरे में रिटर्न करता है, ये भी 2 चीजें रिटर्न करता है। पहली चीज आपके जो सर्च पैरामीटर्स लाइक दिस, कॉमा, दूसरा आप एक मेथड को कॉल कर सकते हो जिसका नाम है सेट सर्च पैरामीटर्स। इनको यूज करके आप अपने पैरामीटर्स को सेट भी कर सकते हो। पैरामीटर्स इज इक्वल्स टू, मैं हुक यूज करूंगा जिसका नाम है यूज सर्च पैरामीटर्स लाइक दिस। बढ़िया है। अब यहां पे सबसे पहले इनको कंसोल करते हैं। सो लेट मी सिंपली डू console.log माई सर्च पैरामीटर्स लाइक दिस। और मैं यहां पे चलता हूं एंड आई विल सिंपली गो एंड लेट मी ट्राई टू रिफ्रेश द पेज। तो इफ आई रिफ्रेश द पेज यू कैन क्लियरली सी जो सर्च पैरामीटर्स हैं वो साइज 2 हैं। उसमें ओपन करूंगा ना, साइज 2 है मेरे पास। एंड इस साइज 2 को तो आप ऐसे देख नहीं पाओगे बिकॉज हमें इसको एक एक करके एक्सेस करना पड़ेगा, बट यू गॉट द आइडिया कि कैटेगरी है और पेज। बढ़िया तरीके से। अब मैं क्या चाहता हूं करना, मैं चाहता हूं कि मुझे इन सर्च पैरामीटर्स को रिसीव करना है। क्या है इनका वैल्यू? सिंस ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करता है तो आपको एक मेथड इस पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विच इज गेट सर्च पैरामीटर्स डॉट गेट। उसके बाद आपका वो सर्च पैरम का जो वैल्यू है, वैल्यू नहीं, नाम, की का नाम, उसको डिफाइन करो। तो कैटेगरी, कमांड सी कमांड भी, एंड यहां पे मैं लिखूंगा दूसरा क्या था, पेज। नाउ इफ आई गो टू द आउटपुट हियर, और अब अगर मैं यहां पे रिफ्रेश करूंगा, यू कैन क्लियरली सी मेरे पास एक शूज आ गया, दूसरा 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि जो भी आप क्वेरी सर्च पैरामीटर्स यहां पे डिफाइन करते हो ना, उनको आप रीड कर सकते हो यूजिंग अ हुक नोन एज यूज सर्च पैरामीटर्स। डन, क्लियर हो गया। बट ये दूसरा चीज क्या करता है ना, मैं यहां पे इसके बेस पे अब इन सर्च पैरामीटर्स इनको 2 वेरिएबल्स में डिफाइन करूंगा, उनके बाद में कंडीशनल रेंडरिंग बिंदास तरीके से कर सकता हूं, कोई भी इशू नहीं है। बट ये वाली चीज क्या कर सकता है, चलो समझते हैं। मैं यहां पे एक काम करता हूं, मैं यहां पे एक बटन बनाता हूं जिससे आपको ये समझ आएगा, और इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो वो उसको शूज पे ले जाएगा। ऑल्दो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, बट यू विल गेट द आइडिया। एक और बटन है मेरे पास जो मुझे लेट सपोज मेरे बैग्स वाली कैटेगरी में मुझे ले जाता है, और उसके बाद मुझे एक पेज को शो कराता है कि पेज नंबर क्या है। तो चलो मैं एक यहां पे एक लेट्स से h1 टैग को डिफाइन करता हूं। इस h1 टैग में आई विल सिंपली ट्राई टू डिस्प्ले माय पेज, और लेट मी ट्राई टू शो बोथ ताकि आपको दोनों दिखें। तो शोइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो कैटेगरी, एंड देन आई विल ट्राई टू सी माय पेज। और इन्हीं 2 चीजों को मैं 2 वेरिएबल्स में डिफाइन कर भी लेता हूं आप सबको अच्छे से समझाने के लिए। सो लेट मी सिंपली गो हियर, डिफाइन अ कांस्टेंट वेरिएबल विद द नेम ऑफ लेट सपोज कैटेगरी इज इक्वल्स टू लाइक दिस। इसी तरह से मैं यहां पे चलूंगा एंड आई विल सिंपली गो से कांस्टेंट माय पेज ओवर हियर इज इक्वल्स टू दिस। और उसके बाद यहां पे मैं डिस्प्ले कराऊंगा कैटेगरी को, और यहां पे मैं डिस्प्ले कराऊंगा क्या, मेरे पेज को। अब यहां पे क्या करूंगा, समझना इस चीज को, इस मेथड का मतलब क्या है। लेट्स सपोज मैं यहां पे एक फंक्शन को डिफाइन करता हूं। सिंस मैंने 2 बटन बनाए, एक ही बटन बनाता तो इजी होता, बट सिंस मैंने 2 बटन बनाए तो मैं एक सेपरेट फंक्शन डिफाइन करता हूं। लेट मी डिफाइन माय फंक्शन बाय फिल्टर बाय। फिल्टर बाय व्हाट? फिल्टर बाय सिंपली अ वैल्यू, लेट्स सपोज दैट वैल्यू इज x। डन। और उसके बाद इस फंक्शन में होगा क्या, ये सिंपली मेरे सेट सर्च पैरामीटर्स को कॉल करेगा, और इसमें मैं इसको बोलूंगा कि तुम्हें सेट क्या करना है। तुम सेट करोगे एक ऑब्जेक्ट को जिसमें मेरे पास जो कैटेगरी है वो कैटेगरी तुम सेट करोगे x पे, और उसके बाद उसका जो पेज है वो सेट करोगे लेट्स सपोज 1 पे। तो x मेरी कैटेगरी बन गई और पेज मेरा 1 बन गया। और इसके बाद यहां पे मैं चलूंगा एंड इस पे मैं ऑन क्लिक करूंगा, और इस ऑन क्लिक पे मैं एक फंक्शन को डिफाइन करता हूं लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, जो सिंपली कॉल करेगा फिल्टर बाय। और इस फिल्टर बाय में मैं अपना x का वैल्यू डिफाइन करता हूं शूज। इसी तरह से मैं ऑन क्लिक करूंगा
और इस ऑन क्लिक पे आई विल सिंपली ट्राई टू कॉल द सेम फंक्शन जो मेरा फिल्टर बाय करेगा। क्या करेगा मेरे पास फिल्टर बाय? इट विल सिंपली फिल्टर इट बाय बैग्स। अब होगा क्या, चाहता क्या हूं मैं करना? जब मैं इस पे क्लिक करूं, ये मेरे कैटेगरी वाले पैरम को एक्स करेगा और पेज वाले पैरम को 1 करेगा। जब मैं बैग्स पे क्लिक करूंगा, कैटेगरी वाले पैरम को बैग करेगा, पेज 1 करेगा। देखते हैं। तो नाउ इफ आई गो हियर रिफ्रेश माय पेज एंड नाउ इफ आई क्लिक ऑन शूज तो ऑलरेडी बैग्स पे क्लिक करता हूं, आप देखोगे बैग्स यहां पे आ गया। तो मैं सेट सर्च पैरम के थ्रू अपने क्वेरी पैरम्स को यूआरएल में अपडेट कर सकता हूं। आप देखो इस पे क्लिक करूंगा, शूज और 1 आ गया, बैग्स और 1। और इस तरह से आप इस पैरम के बेसिस पे, इस यूआरएल के बेसिस पे डायनेमिक आउटपुट दिखा सकते हो। ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा यूज सर्च पैरम करता क्या है। तो यूज सर्च पैरम सिंपली आपको क्वेरी सर्च पैरम्स का जो की वैल्यू पेयर उनको रिटर्न कराता है और एक और मेथड देता है, फंक्शन देता है, जिनको यूज करके आप इस चीज को अपडेट कर सकते हो। समझ आ गया? आगे चलते हैं। हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है रिएक्ट राउटर में, जो कि लास्ट कंसेप्ट है हमारा अब, जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड राउटिंग। हो सकता है आपके पास एक ऐसा राउट हो स्लैश डैशबोर्ड, ओके, एंड दिस डैशबोर्ड आपका पहला राउट है बढ़िया तरीके से, कमांड सी कमांड वी। दूसरा आपके पास एक राउट है जिसका नाम है लेट्स सपोज स्लैश डैशबोर्ड स्लैश ओवरव्यू। ये डायनेमिक नहीं है बल्कि मेरे पास स्टैटिक है। उसके बाद मेरे पास एक और राउट हो सकता है कमांड सी कमांड वी। डैशबोर्ड यहां पे भी हो सकता है ओवरव्यू में, यहां पे आप देखना चाहते हैं स्टैट्स। उसके बाद आपके पास यहां पे कमांड सी कमांड वी, मेरे पास यहां पे कुछ इस तरह से हो सकता है, यहां पे एक प्रोफाइल हो। तो आप यहां पे एक पैटर्न देख पा रहे होंगे कि मेरे पास इस पूरे के पूरे राउट में ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हर किसी राउट में सेम है। द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज ओवरव्यू, स्टैट्स, प्रोफाइल। बट ये तीनों के तीनों स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है। तो यहां पे ओवरव्यू ही आएगा, यहां पे स्टैट्स ही आएगा, यहां पे प्रोफाइल ही आएगा। तो कहने से इसका, 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 इन सब का पैरेंट स्लैश डैशबोर्ड है। इन चारों के राउट्स का पैरेंट स्लैश डैशबोर्ड है। कैन आई से दैट? ऑफ कोर्स यस, क्योंकि यहां पे स्लैश डैशबोर्ड को हटा तो स्लैश बचता है ना, यहां पे स्लैश डैशबोर्ड को हटाओ स्लैश ओवरव्यू बचता है, स्लैश डैशबोर्ड को हटाओ स्लैश स्टैट्स बचता है, स्टैट डैशबोर्ड को हटाओ स्लैश प्रोफाइल बचता है। तो ये चारों के चारों जो चिल्ड्रन राउट्स हैं, इनका पैरेंट है डैशबोर्ड। और इन तरह के राउट्स को डिफाइन करना होगा, इन्हें हम बोलते हैं नेस्टेड राउटिंग। क्या बोलते हैं? नेस्टेड राउटिंग। तो नेस्टेड राउट्स लेट्स यू पुट वन राउट इनसाइड अनदर राउट। अब यहां पे थोड़े से इश्यूज आते हैं, वो समझते हैं। तो मैं यहां पे चलता हूं और मैं यहां पे सिंपली एक नेस्टेड राउट क्रिएट करने की कोशिश करूंगा और आपको देखना होगा कि कैसे किस तरह से काम करेगा। मैं यहां पे प्रोडक्ट्स के नीचे चलता हूं और इससे पहले मैं डैशबोर्ड कंपोनेंट बना लेता हूं। सो लेट मी सिंपली गो हियर एंड ट्राई टू क्रिएट अ डैशबोर्ड कंपोनेंट। dashboard.jsx RFCE. Let me simply go. I will simply say H1 and I will simply say I am a parent dashboard component. कुछ इस तरह से डन है। इसके बाद मेरे पास दो और राउट बनाते हैं, प्रोफाइल dash.jsx, कुछ इस तरह से RFC I am, let me write H1 and I will say I am dashboard children profile component। बढ़िया तरीके से हो गया। इसी तरह से I will simply go and let me write another component which is going to be, let's suppose, overview dash.jsx like this, and I will simply go have RFC here और यहां पे मैं पेस्ट करूंगा उसको and I will simply say I am overview component, कुछ इस तरह से। बढ़िया। अब मैं चलता हूं अपने app.jsx के अंदर and let me simply go here। और मैं इस app.jsx के अंदर जाऊंगा, कहां पे मेरा app.jsx, it's here, और मैं यहां पे इस राउट को बनाता हूं कुछ इस तरह से, राउट। और इस राउट पे मैं अपने पाथ को डिफाइन करूंगा। वो पाथ क्या है? पाथ स्लैश डैशबोर्ड है। और उस पे क्या मैं एलिमेंट डिस्प्ले करा रहा हूं? उस पे जो मैं एलिमेंट डिस्प्ले करा रहा हूं उसका नाम ही है dashboard.jsx और मैं यहां पे इस राउट को क्लोज करता हूं। तो अगर आप देखोगे मेरे पास एक प्रॉपर राउट है डैशबोर्ड का, लेकिन एक सिंगल राउट है। हो सकता है मुझे इस स्टैट वाली चीज को या प्रोफाइल वाली चीज को, लेट मी क्लोज दिस
ऑल दीज रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स जो मुझे नीड नहीं है, इसको भी रखो, इसको भी रखो, इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करो और ये यहां पे रखो। अब अगर मुझे वो ओवरव्यू और प्रोफाइल वाला कंपोनेंट चाहिए तो मैं क्या काम करूंगा, मैं कमांड सी कमांड वी लिखूंगा, डैशबोर्ड स्लैश प्रोफाइल लिखूंगा बढ़िया तरीके से, और यहां पे क्या कंपोनेंट डिस्प्ले कराऊंगा, प्रोफाइल डैश हो गया। इसी तरह से कमांड सी कमांड वी करूंगा, हो सकता है यहां पे मेरे पास दूसरा क्या था, ओवरव्यू, तो मैं यहां पे लिखूंगा ओवरव्यू, है ना, और फिर यहां पे मेरे पास जो कंपोनेंट आएगा वो होगा ओवरव्यू डैश डॉट JSX। डन। एंड ये तीनों के तीनों राउट्स इस वक्त मेरे पास बिंदास तरीके से चल रहे हैं, लेकिन आपको समझना है ये एक इंडिपेंडेंट राउट है, इसको कोई भी लेना देना इस राउट से नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट राउट है, कुछ भी लेना देना नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट है। तो ये तीनों के तीनों आपस में सिमिलर नहीं है, ऑल्दो इन तीनों का जो सामने वाला पार्ट है वो सिमिलर है। और अगर मैं इनको इंडिपेंडेंट बनाऊंगा तो वहां पे काफी सारी चीजें हो सकती हैं जो हम मिस करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। तो यहां पे सबसे बेस्ट बेट क्या है कि आप इसको नेस्टेड राउट बनाओ। तो नेस्टेड राउट कैसे बनाना है, मैं इन दोनों चीजों को ना थोड़ा सा टैब कर देता हूं इस तरह से, और यहां पे मैं इसको क्लोज करूंगा एंड लेट मी ट्राई टू ओपन दिस राउट हियर लाइक दिस। लेट मी गो हियर एंड लेट मी ट्राई टू क्लोज माय राउट। तो अगर आप देखोगे मेरे पास इस वक्त जो मेरा कंपोनेंट है, मैंने राउट को इस वक्त एक सेल्फ क्लोजिंग कंपोनेंट की तरह नहीं बल्कि कंप्लीट कंपोनेंट की तरह यूज किया, और जितने भी इसके चिल्ड्रन राउट्स हैं उनको एज चिल्ड्रन इसमें पास किया। अब समझते हैं कि इस वक्त ये किस तरह से इन राउट्स को कॉल करेगा। देखो अब अगर मैं यहां पे इस वक्त स्लैश डैशबोर्ड में जाऊंगा, वी ऑल नो कि स्लैश डैशबोर्ड के कौन सा कंपोनेंट है, पैरेंट डैशबोर्ड कंपोनेंट, क्योंकि वही मैंने यहां पे रखा है। स्लैश डैशबोर्ड पे पैरेंट डैशबोर्ड कंपोनेंट है बढ़िया तरीके से। अब इन दो राउट्स को समझते हैं। तो स्लैश डैशबोर्ड के अंदर मेरा एक राउट है जो कि प्रोफाइल, इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये अभी भी पैरेंट राउट को ही दिखा रहा है। इस पे मैं जाऊंगा और ओवरव्यू के अंदर जाऊंगा तो आप क्लियरली देखोगे कि इस ओवरव्यू, ऑल्दो आई थिंक राउट में कुछ गड़बड़ी होगी, ओ मिसिंग है तो मैं ओ लिखता हूं। एंड नाउ इफ आई गो हियर एंड ट्राई टू रिफ्रेश द पेज, इसमें भी ये पैरेंट वाला कंपोनेंट ही दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप एक नेस्टेड राउट को डिफाइन करते हो, उस नेस्टेड पैरेंट के अंदर जितने भी चिल्ड्रन राउट्स हैं, बाय डिफॉल्ट उन सारे चिल्ड्रन राउट्स पे मेरा डैशबोर्ड कंपोनेंट दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन अब मुझे इन कंपोनेंट्स को भी दिखाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, व्हाट विल आई डू इन दिस पर्टिकुलर केस। जो मेरा पैरेंट कंपोनेंट है उस कंपोनेंट में जाऊंगा और जिस भी जगह पे मुझे वो चिल्ड्रन वाले कंपोनेंट्स चाहिए, चाहे इस H1 के ऊपर H1 के नीचे, तो वहां पे मैं सिंपली अपने एक कंपोनेंट को कॉल करूंगा जिसका नाम है आउटलेट। क्या नाम है इसका, आउटलेट। तो मेरे पास एक कंपोनेंट है रिएक्ट राउटर का जिसे हम आउटलेट्स बोलते हैं। अब समझना ये आउटलेट करता क्या है। देखो आपके पास एक राउट है जिस राउट का नाम है स्लैश डैशबोर्ड, है ना। इस राउट का नाम क्या है, स्लैश डैशबोर्ड। लेट मी यूज कॉपी पेन। तो यहां पे मेरे पास एक राउट है जिसका नाम है स्लैश डैशबोर्ड। लेट मी ट्राई टू यूज इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मेरे पास एक ब्राउजर है, उस ब्राउजर में मैंने क्या काम किया, एक राउट लिखा और उस राउट पे जो इस वक्त मैंने राउट बनाया था जिसका नाम था स्लैश डैशबोर्ड, और इसने मुझे क्या काम किया, इसने मुझे वो पैरेंट वाला कंपोनेंट दिखाया। हमेशा याद रखना कि जब भी आप नेस्टेड राउटिंग करते हो ना, हर किसी राउट में पैरेंट राउट इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रन कंपोनेंट्स, चिल्ड्रन राउट्स, पैरेंट कंपोनेंट हर जगह पे होगा ही होगा, हर किसी सिनेरियो पे। तो आप चिल्ड्रन राउट में किसी भी जगह पे जाओ, पैरेंट कंपोनेंट होगा ही होगा। अब इस पैरेंट कंपोनेंट के साथ जिस भी कंपोनेंट को आपको दिखाना पड़ेगा उसे आप आउटलेट कहते हो। क्या कहते हो, आउटलेट। ये मेरा आउटलेट है। मैं इसको बता रहा हूं कि जो डैशबोर्ड कंपोनेंट मेरे पास है जिसे तुम पैरेंट में दिखा रहे हो, इसके अंदर आउटलेट्स हैं, मतलब इसके अंदर चिल्ड्रंस हैं, चिल्ड्रन राउट्स हैं। तो जिस भी आउटलेट पे मैं जाऊंगा उस आउटलेट पे जो भी कंपोनेंट है उसको यहां पे रिप्लेस करूं। तो ये आउटलेट प्रोफाइल के टाइम पे प्रोफाइल कंपोनेंट बनेगा, ओवरव्यू के टाइम पे ओवरव्यू कंपोनेंट बनेगा, स्टार्ट के टाइम पे स्टार्ट कंपोनेंट बनेगा, या जिस भी चिल्ड्रन राउट के कंपोनेंट को तुम डिस्प्ले करा रहे हो वो आउटलेट की स्पेस लेगा। तो आउटलेट एक डायनेमिक कंपोनेंट है जो सिंपली रिप्लेस कर रहा है अपने आप को
चिल्ड्रन राउट से। सिर्फ आउटलेट लिखने से आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो मेरे पास अगर मैं यहां पे जाऊंगा ओवरव्यू में, आप देखोगे पेरेंट कंपोनेंट तो है ही है, उसके साथ साथ मेरे पास चिल्ड्रन कंपोनेंट भी है। तो अगर मैं यहां पे प्रोफाइल वाले में जाऊंगा, यू कैन क्लियरली सी पेरेंट कंपोनेंट तो है ही है और आउटलेट इस वक्त प्रोफाइल कंपोनेंट से रिप्लेस हो रहा है। अब यहां पे एक और छोटी सी चीज है, वो ये है कि मेरे पास जितने भी चिल्ड्रन राउट्स हैं उन सारे के सारे राउट्स पे मेरे पास पेरेंट वाला डैशबोर्ड ये विजिबल है। और अगर मैं डैशबोर्ड वाले कंपोनेंट में जाऊंगा, आप क्लियरली देखोगे यहां पे जो कंपोनेंट है वही विजिबल है। तो इस वक्त जो भी मैं डैशबोर्ड में लिखूंगा ना, मैं अगर यहां पे लिखूंगा पी टैग, लेट्स सपोज आई विल सिंपली से लॉरम 10, एंटर किया, ये लॉरम 10 डैशबोर्ड में तो विजिबल होगा ही होगा क्योंकि उसी कंपोनेंट में डाला, लेकिन मेरे पास ये प्रोफाइल में भी विजिबल होगा। ये लॉरम 10 मेरे पास ओवरव्यू में भी विजिबल होगा, जो कि प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हां, हमें पता है कि जब हम चिल्ड्रन राउट्स बनाते हैं, पेरेंट चिल्ड्रन राउट्स बनाते हैं, हमारे पास कुछ यूआई होता है जो हम चाहते हैं चिल्ड्रन के पास शेयर हो, लेकिन हमारे पास कुछ और कंपोनेंट्स या यूआई भी होता है जो हम चाहते हैं सिर्फ पेरेंट के पास हो। ये शेयर वाला आप करो शेयर जिन भी चिल्ड्रन को करना है, लेकिन जब मैं पेरेंट्स पे जाऊंगा ना, पेरेंट पे अपना भी एक यूआई होना चाहिए जो सिर्फ पेरेंट पे दिखे और कहीं पे नहीं दिखे। एंड राइट नाउ अगर आप वो चीज देखोगे, वो चीज अचीव नहीं हो रही। जो भी तुम पेरेंट कंपोनेंट में लिख रहे हो वो सारा का सारा पेरेंट कंपोनेंट में ही जाएगा। अब यहां पे समझते हैं वो यूआई कैसे हम लाएंगे। मैं यहां पे एक कंपोनेंट बनाऊंगा, इस कंपोनेंट को बनाऊंगा मेन डैशबोर्ड। क्या बनाऊंगा? मेन डैश डॉट JSX। और इस मेन डैशबोर्ड में जो भी मैं कंटेंट लिखूंगा ना, लेट्स सपोज H1 एंड आई विल सिंपली से दिस इज डैशबोर्ड UI एलिमेंट्स, कुछ इस तरह से। एंड अगर मैं यहां पे जाऊंगा इस app.jsx से, मुझे पता है कि ये जो कंपोनेंट है ये एक तो इस पे दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये वाली चीज जो मेरे पास है ये इसमें भी दिखेगी, ये इसमें भी दिखेगी। तो इसीलिए हमारे पास हर किसी पेरेंट के अंदर हम एक और राउट डिफाइन करेंगे, जिस राउट का हम ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट डिफाइन करेंगे, बल्कि एक एट्रीब्यूट प्रॉप यूज करेंगे जिसे हम बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। और इस पे मैं बोलूंगा इसको कि तुम एक एलिमेंट दिखाओ। क्या एलिमेंट दिखाओगे? मेरे पास कौन सा एलिमेंट जिसका नाम है मेन डैश। अब अगर मैं आउटपुट पे जाऊंगा और अगर मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा, आप क्लियरली देखोगे डैशबोर्ड का अपना भी यूआई है। तो ये वाला यूआई सिर्फ डैशबोर्ड के पास होगा। ये वाले वो कंपोनेंट्स होंगे जो आप चाहते हो अपने डैशबोर्ड पे भी रखना और उसके साथ बाकी सब में भी शेयर करना। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये जो नैव बार है, ये मैं चाहता हूं ये हर किसी राउट पे हो। तो मैं क्या काम करूंगा? मैं यहां पे चलूंगा इस केस में एंड आई विल सिंपली गो, जो मेरा पहला होम राउट है इसको मैं रिमूव करूंगा और इसी राउट को मैं सिंपली पेरेंट राउट बनाऊंगा, कुछ इस तरह से। देखना, तो मैं यहां पे गया और राउट बनाया, तो स्लैश है यहां पे, और ये जितने भी राउट्स हैं ये चिल्ड्रन राउट्स बने। किसके? स्लैश के। राइट नाउ इफ आई गो टू माय होम कंपोनेंट, होम कंपोनेंट पे यही दिखाएगा, अबाउट पे भी यही दिखाएगा, कॉन्टैक्ट पे भी यही दिखाएगा, इवन डैशबोर्ड पे भी यही दिखाएगा, हर जगह पे यही दिखाएगा। क्यों? बिकॉज राइट नाउ मैं एक ही राउट को डिफाइन कर रहा हूं, पेरेंट को। पेरेंट के अंदर जो चिल्ड्रन है उनको नहीं बता रहा हूं कि ये आउटलेट्स की तरह इस स्लैश को पेश करूं। तो मैं इस होम कंपोनेंट पे जाऊंगा और यहां पे सिर्फ एक चीज डिफाइन करूंगा। क्या? वो ये होगा कि तुम एक काम करो, इस पी टैग के अंदर अगर कहीं पे भी आउटलेट आता है, चिल्ड्रन राउट्स आते हैं, उनको डिस्प्ले करो। तो इससे होगा क्या? मेरे पास सारे के सारे कंपोनेंट्स विजिबल हो जाएंगे, कॉन्टैक्ट, होम, अबाउट, सब कुछ। और अगर मैं यहां पे जाऊंगा डैशबोर्ड पे भी, तो डैशबोर्ड पे भी मेरे पास ये चीजें आएंगी बढ़िया तरीके से। बट ऑन द सेम टाइम अगर आप यहां पे देखोगे, मेरे पास इस वक्त navbar.jsx है। इस नैव बार को मैंने डायरेक्टली इस पे लाया है, तो मैं इसको रिमूव करूंगा। मुझे ये वाली चीज यहां पे नहीं चाहिए, बल्कि मैं इसको home.jsx में डालूंगा। बट home.jsx के अंदर इफ आई गो हियर एंड पेस्ट इट लाइक दिस, लेट मी सिंपली गो एंड कॉल माय नैव बार, कुछ इस तरह से। मुझे पता है ये होम कंपोनेंट हर किसी का पेरेंट है, तो ऑटोमेटिकली जो भी इसमें यूआई होगा वो हर किसी राउट में जाएगा ही जाएगा। तो अगर मैं यहां पे जाऊंगा होम पे, इस पे भी नैव बार है, इसमें भी नैव बार है, इसमें भी नैव बार है, इसमें भी नैव बार है, और डैशबोर्ड में जाऊंगा तो डैशबोर्ड में भी नैव बार होगा। हर जगह पे मेरे पास नैव बार होगा ही होगा, ये हमें पता है। बट ऑन द सेम टाइम ये जो होम वाला यूआई है इतना, ये तो हर जगह पे मुझे दिख रहा है। होम पे जाऊंगा तो इतना ही कंटेंट है, तो मैं चाहता हूं ना कि होम पे मेरे पास अपना कुछ कंटेंट हो, होम का अपना यूआई हो। तो मैं क्या काम करूंगा? मैं यहां पे लिखूंगा
इस तरह से एक कंपोनेंट बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा मेन होम डॉट JSX लाइक दिस। और इसके अंदर आई विल सिंपली गो क्रिएट अ कंपोनेंट। लेट्स सपोज आई विल सिंपली हैव मार्क टैग और ये मार्क टैग के अंदर होम का UI होगा। अब इसको दिखाने के लिए मैं इस पैरेंट के अंदर जाऊंगा, इसका एक राउट को डिफाइन करूंगा और वो राउट होगा क्या, वो इंडेक्स राउट होगा। इंडेक्स राउट मतलब ये पैरेंट के UI पे डिस्प्ले होगा, ये चिल्ड्रंस में शेयर नहीं होगा। और इस इंडेक्स पे मुझे एलिमेंट दिखाओ और उस एलिमेंट पे क्या करना है, उस एलिमेंट पे एलिमेंट दिखाओ और उस एलिमेंट के अंदर तुम अपने मेन होम को डिस्प्ले कराओगे। सो लेट मी सिंपली गो कॉल माय मेन होम कंपोनेंट लाइक दिस एंड नाउ इफ आई गो हियर एंड ट्राई टू रिफ्रेश माय पेज, आप देखोगे होम का अपना UI है, कॉन्टैक्ट में वो सारी चीजें शेयर्ड हैं, ये सारी चीजें शेयर्ड हैं। तो मैं क्या काम करूंगा, जो भी होम का कंपोनेंट होगा लाइक दिस बटन, ये वाली चीजें सारी की सारी चीजें कहां पे जाएंगी, ये मेरे मेन होम का कंटेंट है, नॉट माय होम पेज। तो मैं यहां पे जाऊंगा और इसको यहां पे पेस्ट करूंगा। अब इससे होगा क्या, ये वाला जो मेरे पास कंटेंट है ये सिर्फ स्लैश आउट पे दिखेगा और ये वाला कंटेंट जिसमें आउटलेट्स हैं ये हर किसी चिल्ड्रन में दिखेंगे। सो नाउ इफ आई गो कंटैक्ट पे सिर्फ नया बार दिख रहा है, यहां पे भी सिर्फ नया बार और होम के अंदर हैंडल क्लिक इज नॉट डिफाइंड, ऑफ कोर्स यस। तो मैं यहां पे जाऊंगा एंड लेट मी ट्राई टू कंट्रोल X दिस एंड मैं यहां पे जाऊंगा मेन होम के अंदर और इसको मैं यहां पे डिफाइन करूंगा एंड देन आई विल सिंपली ट्राई टू कंट्रोल X कंट्रोल C एंड लेट मी गो हियर, मैं पेस्ट करूंगा और सॉरी let me go here and let me try to command C and let me command V और यहां पे मैं आउटलेट को रिमूव करूंगा कुछ इस तरह से। एंड नाउ इफ आई गो टू द आउटपुट यू कैन क्लियरली सी मेरा होम का कंपोनेंट है, होम का UI इतना है, कॉन्टैक्ट पे वो UI है ही, सिर्फ नया बार है, सिर्फ नया बार है, सिर्फ नया बार है। इसे हम बोलते हैं नेस्टेड राउटिंग। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रिएक्ट राउटर डॉम किसे कहते हैं। हमने मैक्सिमम कंसेप्ट समझे, हमने समझा कि रिएक्ट राउटर डॉम एक लाइब्रेरी है जो आपको हेल्प करती हैं, इनेबल करते हैं क्लाइंट साइड राउटिंग इन रिएक्ट एप्लीकेशंस। इट अलाउज यू टू रेंडर डिफरेंट कंपोनेंट बेस्ड ऑन करंट URL विदाउट कॉजिंग ए फुल पेज रीलोड। हमेशा याद रखना कि रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन है, विच मींस सिर्फ एक HTML फाइल होगी। तो व्हेन यू विजिट /about or /contact directly, the browser tries to fetch those files from the server. They don't exist. React Router DOM intercepts URL changes and renders a correct component instead and keeps everything in the browser. That's why it's known as client side routing. अभी किस तरह से काम करता है आप इस PPT से खुद पढ़ लेना। हमने ब्राउजर राउटर के बारे में समझा, हमने समझा राउट्स क्या होते हैं, हमने समझा पाथ क्या होता है, हमने समझा राउट क्या होता है, हमने समझा लिंक और नैव लिंक के बीच में क्या डिफरेंस है, हमने यूज नेविगेट हुक को देखा, यूज पैरम्स को देखा, यूज सर्च पैरम्स को देखा, नेस्टेड राउटिंग क्या होते हैं और उसके साथ साथ आउटलेट्स क्या होते हैं। अब आप एक प्रैक्टिस करो, मल्टी पेज ऐप बनाओ, डायनेमिक ब्लॉग बनाओ, प्रोटेक्टेड डैशबोर्ड बनाओ और देखो किस तरह से क्रिएट होता है। अब हम आज के इस वीडियो का सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं रिडक्स टूलकिट। तो चलिए समझते हैं रिडक्स टूलकिट। देखो जब भी हम रिडक्स के बारे में बात करते हैं ना, रिडक्स को हमेशा लिखने के दो तरीके हैं। एक जो पहले हम यूज करते थे जिसको हम रिडक्स लेगेसी बोलते थे, और आज के टाइम पे जो लेटेस्ट हम यूज करते हैं उसको हम RTK बोलते हैं, रिडक्स टूलकिट। रिडक्स टूलकिट क्या है? एक ऑफिशियल रिकमेंडेड वे टू राइट रिडक्स लॉजिक। It simplifies store setup, reduces boilerplate, and includes utilities like create, slice, and configure store that make global state management much cleaner than traditional Redux. Redux legacy से better है ये लिखने के लिए। अब यहां पे सबसे पहले समझते हैं कि Redux करता क्या है। देखो जब भी हम एक React की एप्लीकेशन बनाते हैं ना, हम सबको पता है कि Redux या React की एप्लीकेशन बनाने में हम काफी सारे कंपोनेंट्स को बनाते हैं, कुछ इस तरह से n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को बनाते हैं। और जब जब हमें डायनेमिकलिटी चाहिए तब तब हमें मैक्सिमम टाइम पे ऐसा एक वैल्यू चाहिए होगा जो चेंज होगा विद टाइम, राइट। एक ऐसा वैल्यू चाहिए होगा जो चेंज होता है विद टाइम। अब जब मैं बोलता हूं चेंज होता है विद टाइम, व्हाट डज दैट मीन? दैट मींस हमारे पास हमें एक स्टेट चाहिए, राइट, क्योंकि वही एक हमें अलाउ करता है जो चेंज होगा विद टाइम और उसकी वजह से हम अपने कंपोनेंट को री रेंडर भी कर पाते हैं। बट लेट्स सपोज ये स्टेट मुझे ट्रांसफर करनी है एक कंपोनेंट के चिल्ड्रन में, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन में, उसके ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रन में।
तो आप क्या काम करोगे, आप इसी स्टेट को प्रॉप ड्रिलिंग करोगे, विच इज अगेन, इससे पहले भी हमने मल्टीपल टाइम्स पे कंक्लूड किया है कि प्रॉप ड्रिलिंग एक अच्छा मैकेनिज्म नहीं है, राइट। तो हमें एक स्टेट चाहिए या मल्टीपल स्टेट्स। अब ऐसा जरूरी नहीं कि इस पूरे के पूरे वेबसाइट में सिर्फ एक स्टेट होगी, n नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे, और जितना आप स्टेट्स बढ़ाओगे ना, जितना आप एक ही स्टेट को यूज करोगे ना, उतनी आपकी कंप्लेक्सिटी बढ़ जाती है। इसीलिए रिडक्स ने क्या बोला, रिडक्स ने बोला आप एक काम करो, आप अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाओ, इसमें जो भी करना है कर लो, लेकिन इसके सेपरेट में एक छोटा सा घर बनाओ, और इसी घर को तुम एक लेबल दो जिसका नाम है स्टोर। क्या है? स्टोर। और ये स्टोर क्या करेगा, ये आपकी जितनी भी स्टेट्स हैं उनको अपने पास रखेगा। आपकी रिएक्ट में n नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टेट्स डायरेक्टली, डिफाइनिंग क्रिएटिंग स्टेट्स डायरेक्टली इन द कंपोनेंट वन बाय वन, आप स्टेट्स वाले लॉजिक को इंटायरली सेपरेट करो अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन से, आइसोलेशन में रखो, जिससे प्रिडिक्टेबल भी बन जाता है। तो मेरी स्टेट्स यहां पे, अब यहां पे सवाल यह है कि मेरी स्टेट प्रिडिक्टेबल कैसे। लेट मी गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स सपोज मेरे पास एक कंपोनेंट है जिस पे लिखा है लाइक, और लाइक के सामने डाला गया है 0। तो जब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ये 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, और वही इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। ऐसा नहीं कि मैं जब पहली बार क्लिक करूंगा तो ये 1 बनेगा, फिर दूसरी बार क्लिक करूंगा तो 100 बनेगा, तीसरी बार 99, नहीं। इसका बिहेवियर जो है वो प्रिडिक्टेबल है कि हर टाइम पे 1 इंक्रीज करना है। तो इसका मतलब है जो भी मैं यहां से एक्शन एक डिस्पैच करूंगा, जो भी मैं यहां से एक एक्शन डिस्पैच करूंगा, एक्शन डिस्पैच मतलब कि इस क्लिक पे ये होना चाहिए, वो हमेशा सिमिलर ही रहेगा, प्रिडिक्टेबल ही रहेगा। तो क्यों ना मैं इस एक्शन को भी सेपरेट करूं, इसको बताऊं कि जब ऐसा एक एक्शन होगा मेरे स्टोर पे जाओ और वहां पे इस स्टेट पे ये वाली चेंज करना, सिंपल है। तो रिडक्स हमें अलाउ करता है कि हम एक सेपरेट घर बनाए, एक सेपरेट स्टोर बनाए जिसमें सारी स्टेट्स होंगी, और मुझे पता है इस क्लिक पे क्या होगा, मुझे पता है ये हमेशा 1 ही इंक्रीज करेगा। मेरे पास एक और बटन होगा, उस पर कोई चेंज स्टेट करनी होगी, मुझे पता है उसका प्रिडिक्टेबल नेचर क्या है। इसीलिए हम बोलते हैं रिडक्स एक प्रिडिक्टेबल लाइब्रेरी है स्टेट मैनेज करने के लिए। एक और एग्जांपल मैं देता हूं। लेट्स सपोज यहां पे एक इनपुट फील्ड है और यहां पे एक बटन है जिस पे लिखा गया है ऐड आइटम। क्या लिखा गया है? ऐड आइटम। तो अब जो भी मैं इसमें लिखूंगा, लेट्स सपोज मैं लिख रहा हूं आइटम 1। अब इसमें जब मैं कुछ लिख रहा हूं, जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, ऑफ कोर्स यहां पे एक लिस्ट आइटम बनेगा, दूसरी बार भी वही होगा, तीसरी बार भी वही होगा। तो मुझे पता है इस पे क्लिक करने से कोई ना कोई एक्शन में परफॉर्म कर रहा हूं, जिस एक्शन के बेस पे इसको सेम चीज करनी है मेरे स्टेट को, और मुझे कुछ रिफ्लेक्ट कराना है, बट वो सिमिलर होगी, प्रिडिक्टेबल होगी। और यही पूरा का पूरा लॉजिक एक ही जगह पे जब हम रखते हैं ना, इसको रिडक्स बोलते हैं। तो रिडक्स हमारे पास कुछ नहीं बल्कि एक सिंपल मैकेनिज्म है मेरी स्टेट को मैनेज करने का। इसका प्रिडिक्टेबल नेचर है, विच मीन इसका फ्लो हमेशा सिमिलर रहता है और आपको पता है क्या करना है। तो अगर मैं यहां पे बोलूं इन रिएक्ट, प्रॉब्लम हमने समझा, प्रॉप ड्रिलिंग हमेशा प्रॉब्लम है। जब भी हम डेटा फ्लो के बारे में बात करते हैं, वी नो कि डेटा फ्लो करता है हमेशा विया प्रॉप्स। For deeply nested components, passing state through 4 to 5 levels of components just to reach the component that actually needs it is called prop drilling. It's messy, hard to maintain and error prone. Multiple times मैंने अभी तक आपको ये बताया है। आई डोंट थिंक मुझे सेम चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। और इसी का सोल्यूशन मेरे पास है ग्लोबल स्टोर, कि मैं एक सेपरेट आइसोलेशन में एक अलग घर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा ग्लोबल स्टोर, और ये ग्लोबल स्टोर मेरी सिंगल ग्लोबल स्टोर क्रिएट करेगा। उसी को हम रिडक्स टूलकिट कहते हैं। और उसके बाद जब भी किसी कंपोनेंट को इस ट्री हायरार्की में मेरी स्टोर को एक्सेस करना होगा, वो डायरेक्टली करेगा इंस्टेड ऑफ पासिंग इट थ्रू प्रॉप्स। नो प्रॉप ड्रिलिंग, द स्टोर इज अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर योर ऐप स्टेट। अब जब हम अपने रिडक्स का बिहेवियर समझते हैं, मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। 10-15 मिनट लगेंगे हमें रिडक्स को पढ़ने में, ज्यादा नहीं, लेकिन आपको क्लियर समझ आ जाएगा। देखो क्या होता है हमारे पास। लेट मी डू वन थिंग, लेट मी गेट माई प्रेजेंटिफाई। कैन आई से राइट नाउ, हम सबको पता है जब भी हमें कोई डायनेमिकलिटी चाहिए, कंपोनेंट पे कोई ना कोई एक्शन में परफॉर्म करूंगा। हो सकता है मैं होवर करूंगा, हो सकता है क्लिक करूंगा, हो सकता है एंटर करूंगा, कोई ना कोई चीज करेगा। तो कंपोनेंट मेरी एक्शन को डिस्पैच करता है। वो एक्शन क्या करेगा? वो एक्शन एक फंक्शन के पास जाता है जिसे हम रिड्यूसर फंक्शन कहते हैं। और इस रिड्यूसर फंक्शन का काम होता है कि मैं अपने स्टोर को अपडेट करूं।
तो सबसे पहली चीज हमें डिफाइन करना है कि उस पे मैं क्या एक्शन डिफाइन करूंगा, उस एक्शन से कैसे मेरे रिड्यूसर फंक्शन को पता चलेगा कि स्टोर को क्या बोलना है। बट यही फ्लो हमेशा रहेगा कि मेरे यूजर इंटरफेस से, मेरे कंपोनेंट से मैं डिस्पैच करूंगा, उसके बाद वो एक्शन जो भी मैं डिस्पैच कर रहा हूं वो रिड्यूसर तक पहुंचेगी, रिड्यूसर बताएगा मेरे स्टोर को कि तुम्हें क्या अपडेट करना है, स्टोर सारे के सारे कंपोनेंट्स को बोलेगा कि ये अपडेट मेरे पास आ गया, स्टेट में ये चेंज होगी, और उसके बाद मेरे पास कंपोनेंट रीरेंडर हो गया। तो इसका मतलब यह है कि हमेशा यही फ्लो रहेगा, आप कंपोनेंट से एक्शन डिस्पैच करोगे, एक्शन रिड्यूसर में जाएगा, रिड्यूसर स्टेट को अपडेट करेगा, जहां जहां पे वो स्टेट कंपोनेंट में यूज हो रही है वहां पे नोटिफाई होगा, और उसके बाद मेरा कंपोनेंट रीरेंडर होगा। इसका मतलब हमें डिस्पैच करना है, हमें अपने एक्शन को डिफाइन करना है, उस पर रिड्यूसर को डिफाइन करना है, और उसके साथ साथ बताना है कि रिड्यूसर उस स्टोर को स्टेट को स्टोर में कैसे अपडेट करेगा, फिर स्टोर से हम स्टेट को कैसे एक्सेस करेंगे अपने सारे सब्सक्राइबर्स में, सारे कंपोनेंट्स में, और कंपोनेंट रीरेंडर रिडक्स ऑटोमेटिकली ख्याल रखता है। हमारे पास सबसे पहली चीज, जो भी रिएक्ट रिडक्स के बारे में हम बात करते हैं, चाहे वो रिडक्स लेगेसी हो, रिडक्स टूलकिट हो, हमारे पास वो रिएक्ट का अपना फीचर नहीं है, ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, विच मींस हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, और जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो हमें ये कमांड लिखनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम समझते हैं प्रॉपर्ली एक्चुअल में रिडक्स किस तरह से काम होता है, क्या क्या हमें करना पड़ता है, किस तरह से इंस्टॉल होगा, और उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें कौन कौन सी एंटिटी इन्वॉल्व है। तो इसलिए मैं यहां पे क्या करूं, मैं यहां पे चलता हूं अपने VS कोड में। सबसे पहली चीज, इन सारी फाइल्स को जो अभी तक हम कर रहे थे इनको मैं क्लोज करता हूं, बिकॉज आई डोंट नीड दीज। मैं क्या काम करूंगा, मैं अपने इस app.jsx के कोड को निकाल के अपने app.txt में डाल लेता हूं, ठीक है। और अब चलते हैं वापस, मैं अपने सिंपल RFC को क्रिएट करूंगा, कुछ इस तरह से बन गया। और सबसे पहली चीज, रिडक्स को यूज करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंस्टॉल इट, बिकॉज अगर आप इंस्टॉल नहीं करोगे, रिएक्ट को पता ही नहीं है कि ये क्या है, रिएक्ट खुद से रिडक्स नहीं जानता है, इसके पास यूज स्टेट हुक है, यूज रिड्यूसर हुक है स्टेट मैनेज के लिए, लेकिन रिएक्ट रिडक्स नहीं है, तो इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। कैसे करोगे, पहली चीज आपको इंस्टॉल करना है इस रिएक्ट फोल्डर में, नॉट यूट्यूब रिएक्ट। तो पहले मैं अपना पाथ अपडेट कर लेता हूं, cd react इस तरह से, ओके माई कैप्स लॉक इज ऑन, सो cd react हो गया। उसके बाद npmi @redux.js/toolkit, इससे आप टूलकिट के फीचर्स इंस्टॉल करोगे टू क्रिएट स्टोर। उसके बाद आपको रिएक्ट रिडक्स की एक लाइब्रेरी भी चाहिए ताकि आप कुछ हुक्स को यूज करके प्रॉपर्ली मैनेज करो, आप देखोगे वो आगे। और मैं इसको इंस्टॉल करता हूं, और जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेगा आपके पैकेज.json में आप देख पाओगे कि एक तो रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल हो गया और उसके साथ साथ रिडक्स टूलकिट का ये वर्जन इंस्टॉल हो गया। तो दो चीजें, रिडक्स टूलकिट और रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल हो गया। अब हम यहां पे चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन चेंजेस को इंप्लीमेंट करने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट्स ऑफ रिएक्ट रिडक्स। टोटल 6 चीजें आपको समझनी है, टोटल 6 चीजें। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने स्टोर की। जब भी हम अपने स्टोर की बात करते हैं ना, आपको समझना है स्टोर कुछ नहीं बल्कि एक सिंगल फाइल है, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है, सिंगल सेंट्रलाइज्ड ऑब्जेक्ट है, जिसके पास आपके एप्लीकेशन की सारी स्टेट्स हैं। जितनी भी स्टेट्स हैं यहां पे रखोगे आप। एक और चीज, अगर आप एक ऐसी वेब एप्लीकेशन बना रहे हो जहां पे सिर्फ एक या दो स्टेट्स यूज हो रही है तो आपको रिडक्स की जरूरत नहीं है। जितनी आपकी कंप्लेक्सिटी बढ़ जाती है तब आपका रिडक्स यूज होता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है स्लाइस। स्लाइस को मैं बड़े आराम से समझाने की कोशिश करूंगा। लेट्स सपोज मेरे पास 2 स्टेट हैं, काउंट, और दूसरा मेरे पास है टू डू। तो 2 स्टेट्स है, काउंट मेरे पास सिंपली इनिशियल स्टेट 0 है, टू डू एक एरे है जो मेरी लिस्ट ऑफ आइटम्स को दिखा रहा है। अब काउंट के रिलेटेड पहली चीज, इसका क्या क्या चीज है काउंट के रिलेटेड होगा। पहला इसका इनिशियल स्टेट होगा, है ना। दूसरा मेरे पास वो सारे के सारे एक्शंस होंगे, लाइक इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या जो भी, जिसकी वजह से इस स्टेट पे चेंज होगा। तो इनिशियल स्टेट एक्शंस काउंट का, इसी तरह से टू डू का भी अपना इनिशियल स्टेट होगा, अपने एक्शंस होंगे, और उन एक्शंस के बेसिस पे यहां से रिड्यूसर में क्या हो रहा है ना, इसका अपना अलग रिड्यूसर, इसका अपना अलग रिड्यूसर। सो द पॉइंट इज कि ये एक पैकेज बन जाता है जो काउंट के रिलेटेड, यहां से लेकर यहां तक।
ये एक पैकेज बन जाता है जो है टू डू के रिलेटेड, तो इसी को हम स्लाइस बोलते हैं। तो टू डू का अपना एक स्लाइस होगा जहां पे उसकी इनिशियल स्टेट होगी, उसके एक्शन होंगे, रिड्यूसर वाली लॉजिक होगा। काउंट का अपना एक स्लाइस बन जाएगा। तो स्लाइस कुछ नहीं बल्कि एक सेक्शन है आपके रिडक्स स्टोर का। लेट्स सपोज आपने घर बनाया, अब उसमें एक शेल्फ है मसालों का, एक शेल्फ है जहां पे आप अपने डिशेस रखते हो, एक शेल्फ है कुछ और। तो ये एक स्लाइस है, ये एक स्लाइस है, ये एक स्लाइस। इसी तरह से यहां पे a slice is one section of your Redux store. It contains the initial state, reducers and actions for one feature. A store has many slices, to do slice, user slice, cart slice, डिपेंड करता है कितनी स्टेट्स हैं। उसके बाद दूसरा एक्शन। एक्शन का मतलब क्या है? एक प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो सिंपली इस रिडक्स को बताता है, इस टूलकिट को बताता है कि एक्चुअली क्या हुआ। मतलब मुझे इसको बताना है कि काउंट पे जब मैं इंक्रीमेंट वाले एक्शन को कॉल करूंगा तो मैं 5 से अपडेट कर रहा हूं, तो मेरा पेलोड 5 है, तो मैं उसको पास करूंगा एक्शन में। तो एक्शन कुछ नहीं बल्कि एक सिंपल ऑब्जेक्ट है जो डिस्क्राइब करता है कि क्या हुआ। इट हैज अ टाइप फील्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड ऑप्शनल है पेलोड विद द डेटा। तो हो सकता है आप इसमें टाइप पास करोगे क्योंकि इसी टाइप को यूज करके डिसाइड करेगा कि कौन से रिड्यूसर से क्या कराना है, और पेलोड जिससे आप अपनी स्टेट को अपलोड कर सकते हो। रिड्यूसर क्या होता है? एक फंक्शन जो सिंपली दो चीजें लेती है, दो चीजें, इसके पास दो चीजों का एक्सेस होता है। एक है आपका करंट स्टेट, तो जब आप रिड्यूसर के साथ काम करोगे ना, इसके पास दो चीजें होती है, करंट स्टेट और दूसरा जो एक्शन आप इसको भेजते हो। करंट स्टेट ताकि आप इसको अपडेट करके सेंड कर सको, एक्शन जिस पे आपको डिसाइड करना है, एंड रिटर्न द न्यू स्टेट। तो रिड्यूसर के पास दो चीजें होती है, करंट स्टेट कॉमा एक्शन, और उसके बाद इस फंक्शन को जब आप कॉल करते हो ना, ये रिटर्न करता है आपकी अपडेटेड स्टेट को। तो इससे आप हमेशा अपडेट करोगे आपकी नई स्टेट। फिफ्थ इज माई डिस्पैच। डिस्पैच इज सिंपली अ फंक्शन जिसको आप यूज करते हो ताकि आप अपने यूजर इंटरफेस से, आप अपने कंपोनेंट से एक एक्शन को ट्रिगर कर पाओ। तो आप इसके लिए एक हुक यूज करते हो जिसका नाम है यूज डिस्पैच। और सिलेक्टर इज अ हुक ऑल्सो, एक ऐसा फंक्शन है जो आपको अलाउ करता है कि आप अपने स्टोर से किस स्टेट को एक्सेस करना चाहते हो। और यहां पे जो हुक यूज होता है उसे हम बोलते हैं यूज सिलेक्टर। तो ये कुछ नहीं बल्कि एक हुक है ताकि हम अपने स्टोर को बोलें कि मुझे ये स्टेट रिटर्न कराओ, क्योंकि वहां पे मल्टीपल स्लाइसेस हो सकती है, मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं, और आपको कौन सी स्टेट का एक्सेस चाहिए। तो बेसिकली स्टोर का एक्सेस इस चाबी के थ्रू मिलता है जिसका नाम है सिलेक्टर। आई होप दिस ऑल्सो मेक सेंस। अब यहां पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से हम अपने स्टोर को बनाते हैं। 6 चीजें हैं टोटल, और 6 चीजों का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया किस तरह से क्या होता है सब कुछ। तो मैं यहां पे क्या काम करूंगा, आई विल सिंपली गो एंड आई विल सिंपली क्रिएट अ फोल्डर। अपने एसआरसी में हम यूजुअली क्या करते हैं, एक फोल्डर को क्रिएट करते हैं लाइक दिस, डन। और इस फोल्डर में 2 फाइल्स क्रिएट करेंगे हम एज ऑफ नाउ। सबसे पहले होगा आपका store.js। इसमें सिंपली आपका स्टोर होगा, जितनी भी स्लाइसेस आप क्रिएट करोगे उनको आप यहां पे डिफाइन करोगे, नॉट डिफाइन बट कॉल करोगे। दूसरा हो गया कितने स्लाइसेस, फॉर एग्जांपल काउंट स्लाइस के लिए एक, टू डू स्लाइस के लिए दूसरा, किसी यूजर स्लाइस के लिए तीसरा। तो उतने सारे स्लाइसेस आप इसमें क्रिएट करोगे। फॉर एग्जांपल आई विल सिंपली क्रिएट वन ऑफ दी स्लाइसेस फॉर टू डू, तो मैं टू डू स्लाइस यहां पे क्रिएट करता हूं। अब यहां पे इसमें क्या होगा, उसके बाद हम स्टोर पे चलते हैं, बिकॉज उसी से आपको आइडिया आ जाएगा। स्लाइस कुछ नहीं बल्कि एक मेथड हम यूज करते हैं रिडक्स टूलकिट से। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे सिंपली डिफाइन करता हूं एक वेरिएबल जिसका नाम है टू डू स्लाइस। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, एंड वी विल यूज क्रिएट स्लाइस मेथड हियर। तो मैं यहां पे क्रिएट स्लाइस मेथड यूज कर रहा हूं, ऑल्दो ये एक व्हाट इज दिस खुद से इंपोर्ट होना चाहिए था बट हुआ नहीं, तो मैं इसको मैन्युअली इंपोर्ट करता हूं। इंपोर्ट माई क्रिएट स्लाइस मेथड लाइक दिस फ्रॉम वायर, फ्रॉम माई Redux टूलकिट। तो यहां पे मैं लिखूंगा @Redux टूलकिट। अब ये इंपोर्ट हो गया ना, बाकी सारे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, 3 चीजें मैंने आपको बोली। एक आपका इनिशियल स्टेट, उसके साथ साथ नाम भी होता है कि इसका नाम क्या रखना है। नाम तो हर किसी स्लाइस का रखोगी, लेकिन उसके साथ साथ इनिशियल स्टेट, उसके साथ साथ रिड्यूसर्स कि किस एक्शन पे क्या होगा। तो सबसे पहली चीज आई विल सिंपली गो, ये एक ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट लेता है सबसे पहले नाम, जिसका मैं नाम रखूंगा, इस स्टेट का नाम है टू डूज। दूसरा मेरे पास इनिशियल स्टेट, तो इनिशियल स्टेट में आप क्या दे रहे हो। टू डूज क्या होगा, बेसिकली मैं चाहता हूं कि मैं एक टू डू एप्लीकेशन बनाऊं, कि मेरे पास एक इनपुट फील्ड होगा, ऐड बटन होगा, मैं जो इनपुट फील्ड में लिख रहा हूं वो नीचे लिस्ट आइटम में आ रहा है, और हर किसी लिस्ट आइटम पे मेरा रिमूव बटन है। दैट्स व्हाट आई वांट टू डू, ठीक है ना। तो इनिशियल स्टेट में एक एरे डालता हूं, सॉरी लेट्स से एक ऑब्जेक्ट डालता हूं, और इस ऑब्जेक्ट में आई विल सिंपली गो टेल इट कि इसमें एक आइटम्स है जो मेरे पास एरे है।
आप चाहो तो और भी की वैल्यू पेयर्स डाल सकते हो या बाय डिफॉल्ट कुछ आइटम्स डाल सकते हो, आपकी अपनी मर्जी। लेट मी इवन डू दैट। सो आई विल सिंपली से आइटम 1 देन कॉमा आई सिंपली हैव आइटम 2 देन सिंपली कॉमा आई सिंपली हैव आइटम 3। कुछ इस तरह से मेरे पास इनिशियल स्टेट में 3 आइटम्स हैं, डन है। उसके बाद तीसरा जो आर्गुमेंट होता है वो होता है रिड्यूसर्स का, जो सिंपली बताते हैं कि अगर ये एक्शन आ गया तो तुम्हें ये करना है, अगर ये एक्शन आ गया तो तुम्हें ये रिटर्न करना है। तो रिड्यूसर्स करंट स्टेट इनके पास होता है, एक्शन ये लेते हैं और उसके बाद अपडेटेड स्टेट को रिटर्न करते हैं। और मल्टीपल एक्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल चीजें ये कर सकते हैं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इस रिड्यूसर्स में एक एक करके उन सारी चीजों को लिखूंगा। तो सबसे पहली चीज रिड्यूसर क्या करेंगे, कुछ इस तरह से मैं इसको बोलूंगा, जब भी कोई कॉल करेगा ऐड टू डू को, मतलब वो ऐड बटन पे जब कोई क्लिक करेगा, मैं एक एक्शन डिस्पैच करूंगा जिसका नाम होगा ऐड टू डू। और वो कुछ नहीं बल्कि एक फंक्शन होता है। हमेशा रिड्यूसर एक फंक्शन होता है जिसके पास दो चीजें होती है, करंट स्टेट और दूसरा मेरे पास एक्शन लाइक दिस। और इसे रिटर्न क्या करेगा, इसे रिटर्न करेगा मेरी अपडेटेड स्टेट। मैं इसको बोलूंगा अगर मेरे पास ऐड टू डू वाला रिड्यूसर एक्शन आइटम आ गया तो उस केस में जो मेरी करंट स्टेट है उसके आइटम्स में, क्योंकि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट स्टेट है ना, इस स्टेट में जो आइटम्स हैं उसमें तुम पुश करोगे। क्या करोगे, पुश। क्या पुश करोगे तुम, एक ऑब्जेक्ट या एक की या एक वैल्यू, वट एवर, राइट ना। मैं इसका थोड़ा सा ये ना स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करता, मैं इसको ऐसे ही रखता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं एक अच्छी चीज बनाऊं। तो यहां पे मैं पुश करूंगा एक ऑब्जेक्ट को, बिकॉज पहले स्ट्रिंग्स थी, तो अब यहां पे एक स्ट्रिंग की जगह मैं ऑब्जेक्ट पुश कर रहा हूं, इसलिए मैं इनिशियल स्टेट को रिमूव ही कर देता हूं, मेरे लिए बेटर रहेगा। इसमें सबसे पहली होगी आईडी को मैं देता हूं लेट सपोज डेट डॉट नाउ, ताकि ये नया नया हमेशा आईडी देता जाए। उसके बाद मेरे पास होगा टेक्स्ट, वो टेक्स्ट क्या होगा, उसमें क्या जाएगा, मेरे पास जो एक्शन आ रहा है वहां से उसके अंदर एक की होगी जिसका नाम है पेलोड, तो टेक्स्ट एक्शन डॉट पेलोड। और उसके बाद मेरे पास वहां पे एक और चीज है जिसका नाम है कंप्लीटेड, जो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा सबके लिए। तो इसका मतलब यह है कि एड टू डू जब ये रिड्यूसर कॉल होगा तो उस केस में तुम इसको बताओगे क्या, कि मेरे पास स्टेट को अपडेट करना कुछ इस तरह से, उसमें पुश करना जो भी एक्शन डॉट पेलोड आएगा। ये तो आपको समझ आ गया होगा, ये तो आपको समझ आएगा, ये है पहला एक्शन। दूसरा एक्शन क्या है, डिलीट टू डू। मैंने आपको बोला था कि जो रिडक्स है ना ये प्रिडिक्टेबल है, आपको पता है आप यूजर इंटरफेस से क्या क्या परफॉर्म करोगे। तो दूसरा है उसको भी स्टेट को मैं एक्शन, बिकॉज दूसरा भी एक रिड्यूसर ही है डिलीट टू डू, उसके पास भी स्टेट और एक्शन होगा और ये भी एक फंक्शन। तो यहां से क्या रिटर्न हम कराएंगे, यहां से हम इसको सिंपली बोलेंगे कि उसी स्टेट के आइटम्स पे जाओ, उसको सिंपली बोलो, तुम अपने स्टेट डॉट आइटम्स को अपडेट करोगे किससे, स्टेट डॉट आइटम्स डॉट फिल्टर, राइट। मैं फिल्टर इंप्लीमेंट करूंगा और फिल्टर में आई विल सिंपली टेल इट सिर्फ उस आइटम को जिस आइटम की आईडी इज नॉट इक्वल्स टू एक्शन डॉट पेलोड, सिंपल एज दैट, एक्शन डॉट पेलोड। तो वहां से पेलोड जो भी आएगा, मतलब मैं उस एक आइटम को रिमूव कर रहा हूं, बाकी उधर ही रख रहा हूं, डिपेंड्स ऑन पेलोड, ठीक है ना। ये डिलीट टू डू। तीसरा हो सकता है मेरे पास हो, चौथा हो सकता है मेरे पास हो, जो भी है वो बाद में देखेंगे हम, एक और एक्शन ऐड करेंगे या नहीं, आई मीन रिड्यूसर ऐड करेंगे या नहीं, बट मेरे पास इतना है एज ऑफ नाउ। उसके बाद व्हाट आई विल डू इज, सिंस मेरा स्लाइस क्रिएट हो गया, स्लाइस के साथ जो जो एक्शन आ सकते हैं वो सारी चीजें होगी। अब यहां पे आई विल सिंपली ट्राई टू एक्सपोर्ट क्या मैं करूंगा, अपनी कुछ चीजों को। नंबर 1 इज आई विल ट्राई टू एक्सपोर्ट माई एक्शंस। नंबर 1 इज ऐड टू डू, कॉमा नंबर 2 इज डिलीट टू डू। और ये एक्सपोर्ट कहां से होंगे, ये एक्सपोर्ट होंगे मेरे टू डू स्लाइस से, जो उसके अंदर मेरे पास एक्शंस हैं। तो जितने भी एक्शंस आप डिफाइन करोगे ना, उनको आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इसी टू डू स्लाइस के एक्शन से। तो हो गया, ताकि आप वहां से बाद में इनको डिस्पैच कर सको इजीली। और उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करना है आपका पूरा का पूरा स्लाइस, उसका जो रिड्यूसर होता है उसको एक्सपोज करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करो मेरे पास टू डू स्लाइस का रिड्यूसर। तो दो चीजें हमने दे दी, टू डू स्लाइस का एक्शन जिसमें दो एक्शन है उनको एक्सपोर्ट किया, और उसके बाद मेरे पास जो टू डू स्लाइस का रिड्यूसर है उसको एक्सपोर्ट किया। अब ये मेरा स्लाइस बन गया। हो सकता है इसी तरह से और n नंबर ऑफ स्लाइसेस होंगे। फिर मैं चलता हूं स्टोर पे, क्योंकि अब स्टोर क्रिएट करना है। स्टोर क्रिएट करने के लिए हम सिंपली वेरिएबल डिफाइन करेंगे, स्टोर इज इक्वल, आई विल यूज अ सिंपल मेथड नोन एज कॉन्फ़िगर स्टोर।
और अगर आप देखोगे अब ये आपको ऑप्शंस भी दे रहा है कि ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होगा, हो गया। और जब हम कॉन्फ़िगर स्टोर करते हैं ना, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जाता है, जितने भी रिड्यूसर्स हैं वो सब जाएंगे, जितने भी स्टेट्स हैं वो सब जाएंगे। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट इसके अंदर रिड्यूसर जाएगा और इसको तुम बताओगे कि इसका नाम टूडूस है। और ये कहां से आ रहा है ये रिड्यूसर? ये आ रहा है मेरे पास टूडू स्लाइस से। तो वहां से तो मैंने एक्सपोर्ट किया था ना शायद, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टूडू स्लाइस रिड्यूसर, ये मैंने एक्सपोर्ट किया। लेकिन यहां पे इंपोर्ट नहीं हो रहा, तो आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपने वही चीज एक्सपोर्ट कर दी थी। तो मैं यहां पे चलता हूं एंड इसको इंपोर्ट करता हूं। सो मैं यहां पे आता हूं और इसका नाम देता हूं मैं रिड्यूसर, लाइक दिस। एंड लेट मी ट्राई टू इंपोर्ट दिस। सो आई विल सिंपली इंपोर्ट इट। सिंस डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है तो आप इसको किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है ना। तो मैं इसको देता हूं टू डू रिड्यूसर फ्रॉम व्हाट डॉट स्लैश टू डू स्लाइस। तो मेरा स्टोर क्रिएट हो गया जो इस रिड्यूसर पे प्रोग्राम्ड है, और इसके पास एक्शंस हैं, इसके पास स्टेट है, इसके पास रिड्यूसर्स है, सब कुछ है। और फाइनली व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली गो एंड एक्सपोर्ट दिस डिफॉल्ट। सो लेट मी ट्राई टू एक्सपोर्ट डिफॉल्ट व्हाट माय स्टोर क्रिएट हो गया। अब उसके बाद क्या, अभी भी अगर आप देखोगे ना, मेरी जो एप्लीकेशन है वो पूरी की पूरी आइसोलेशन में है। मतलब जो रेडक्स मैंने बनाया है उसका अभी कोई भी लिंक मेरे पास एप्लीकेशन में नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन को देना पड़ेगा ना, बिकॉज ये फाइल्स यहां पे तो क्रिएट हो गई, लेकिन मेरी ऐप.js को कैसे पता है कि रेडक्स स्टोर एग्जिस्ट करता है? जब तक ना मैं इसको प्रोवाइड करूंगा मेरी पूरी की पूरी एप्लीकेशन पे। तो मैं main.j6 में जा रहा हूं। लेट मी रिमूव दिस ब्राउजर राउटर, लेट मी रिमूव दिस। और मैं यहां पे सिंपली इसको बताऊंगा कि तुम एक काम करो, यहां पे यूज करो प्रोवाइडर को। किस प्रोवाइडर को? जो इंपोर्ट करोगे तुम रिएक्ट रिडक्स से। इवन दो यहां पे इसने सजेशन नहीं दी, बट हम इसको मैन्युअली इंपोर्ट करते हैं। बिफोर दैट लेट मी ट्राई टू पेस्ट इट हियर। तो मैंने एक प्रोवाइडर डिफाइन किया, प्रोवाइडर इंपोर्ट किया एंड उसको ऐप एज अ चिल्ड्रन पास किया। तो यहां पे चलते हैं एंड आई विल सिंपली गो एंड इंपोर्ट माय प्रोवाइडर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम माय रिएक्ट रिडक्स। तो अब ये जो इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट रिडक्स से इंपोर्ट होगा। प्रोवाइडर रिएक्ट रिडक्स से ही इंपोर्ट होता है। यस, ये रिडक्स टूलकिट का पार्ट है, ये रिएक्ट रिडक्स का पार्ट है। और उसके बाद हम यहां पे इसको बोलेंगे कि तुम एक आर्ग्यूमेंट लो स्टोर, और वो स्टोर क्या है? वो स्टोर सिंपली है आपका स्टोर जिसको आपने इंपोर्ट किया था वहां से। इससे हुआ क्या, मेरी पूरी की पूरी एप्लीकेशन को मैंने प्रोवाइड किया मेरा स्टोर, रिडक्स स्टोर। अब एप्लीकेशन में किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे, जहां पे भी मेरे पास एप्लीकेशन है, वहां पे मैं उस स्टेट को इंपोर्ट कर सकता हूं, उस स्टेट को यूज कर सकता हूं जहां पे भी मुझे यूज करना है। तो मैं चलता हूं यहां पे app.j6 में, वहां पे इसको यूज करते हैं। अब यहां पे चाहता क्या हूं मैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मैं एक टू डू एप्लीकेशन बनाना चाहता हूं। टू डू एप्लीकेशन मतलब कि मेरे पास एक इनपुट फील्ड होगा। इनपुट फील्ड जब होगा उसमें इनपुट फील्ड होगा, ऐड बटन होगा, ऐड पे मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास आइटम उस स्टेट में जाना चाहिए जो विजिबल होगा नीचे। देखते हैं। सबसे पहली चीज, आई विल सिंपली गो क्रिएट एन h1 टैग। इन दिस आई विल सिंपली से टू डूज एप्लीकेशन लाइक दिस। डन है। उसके बाद आई वॉन्ट टू एक्सेस माई स्टेट। बिफोर आई ट्राई टू क्रिएट एनीथिंग एल्स, आई वॉन्ट टू एक्सेस माई स्टेट। कौन सी स्टेट? जिस स्टेट को मैंने यहां पे डिफाइन किया जिसका नाम है टू डूज, उस स्टेट को मुझे एक्सेस करना है। उस टूडूज के अंदर एक वैल्यू है जिसका नाम है आइटम, तो टूडूज डॉट आइटम मुझे एक्सेस करना है। लेकिन इस स्टेट को मैं एक्सेस कैसे करूंगा? स्टोर में जितनी भी स्टेट्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए कहां पे भी, किसी भी जगह पे, किसी भी कंपोनेंट में यू हैव टू यूज अ हुक नोन एज यूज सिलेक्टर। तो मैं एक डिफाइन करता हूं वेरिएबल जिसका नाम है टूडूज इज इक्वल्स एंड आई विल सिंपली यूज यूज सिलेक्टर। और ये सिंपली इंपोर्ट होगा रिएक्ट रिडक्स से, और ये फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है जिसके पास पूरी की पूरी स्टेट होती है। तो मैं यहां पे पास करता हूं स्टेट, और मैं इसको बोलूंगा तुम रिटर्न करो। स्टेट के अंदर एक स्टेट है जिसका नाम है टू डूज, और उसके अंदर एक वैल्यू एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है आइटम्स। सिंपल एज दैट। लेट मी डू वन थिंग। मैं टू डू स्लाइस में जाता हूं एंड यहां पे मैं कुछ आइटम्स को क्रिएट करता हूं। आइटम कॉमा आइटम 2 है ना। तो आइटम 1 कॉमा आइटम 2 कुछ इस तरह से मैं यहां पे डिफाइन करता हूं टू चेक वेदर मेरी रिडक्स स्टोर चल रहा है कि नहीं, क्योंकि इस टूडूज में मुझे देखना है कि मेरे आइटम्स आ गई कि नहीं। तो मैं console.log मैं अपने टूडूज को कंसोल करता हूं एंड लेट मी गो टू द आउटपुट। मैं अपने रिएक्ट में चलता हूं एंड लेट मी सिंपली गो टू इंस्पेक्ट टू कंसोल एंड वी कैन क्लियरली सी मेरे पास एरे ऑफ 2 आइटम्स।
तो मेरा जो रिडक्स टूल किट है जिस में मैंने अपना स्लाइस क्रिएट किया था, उस स्टेट को मैं प्रॉपर्ली एक्सेस कर पा रहा हूं किसके थ्रू? अपने यूज सिलेक्टर हुक के थ्रू। तो अगर मुझे आप इनको विजिबल कराना है, व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली गो हियर और मैं इसको बताऊंगा तुम एक काम करो। क्या काम करोगे? एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाओ। उस अनऑर्डर्ड लिस्ट में तुम सिंपली जाओ, जो वो टू डूज वाली एरे है उस पर मैप करो, क्योंकि एक एरे है तो मैप करूंगा। और जब तुम मैप करोगे तो तुम्हें एक आइटम मिलेगा जिसका नाम है टू डू आइटम, और वहां से तुम सिंपली रिटर्न कराओगे क्या? मेरा लिस्ट आइटम लाइक दिस। और उस लिस्ट आइटम में तुम डिस्प्ले कराओगे मेरा टू डू। सिंपल एज दैट। एंड लेट्स सी वेदर वी हैव समथिंग इन द आउटपुट। यू कैन क्लियरली सी मेरे पास आइटम 1 है, आइटम 2 है। बिंदास तरीके से मेरे पास स्टेट भी क्रिएट हो गई, और वो ऐसा नहीं कि इस कंपोनेंट में है, वो सेपरेट है एक स्टोर में, एक घर में। आई होप दैट मेक्स सेंस। अब उसके बाद क्या? मैंने अपनी स्टेट को विजिबल करा है। अब मैं यहां पे चलता हूं और मैं यहां पे एक इनपुट फील्ड को डिफाइन करता हूं कुछ इस तरह से। So let me simply go define an input field कुछ इस तरह से, जिसका टाइप होगा right now text, है ना। और उसके बाद मैं यहां पे प्लेस होल्डर दूंगा जिसका नाम होगा enter your item, कुछ इस तरह से। अब उसके बाद क्या? मुझे पता है कि यहां पे इस इनपुट फील्ड पे I would simply want it, let's suppose, you know, whatever I type inside this, नीचे मैं एक बटन ऐड करूंगा जिसपे मैं जब क्लिक करूंगा वो उस इनपुट फील्ड से वो आइटम ले और इस एरे में डाले, लाइक दिस। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली गो हियर, ऐड अ बटन लाइक दिस, और इस बटन पे लिखूंगा ऐड टू डू, एंड देन ऑन दिस आई विल सिंपली से ऑन क्लिक प्लीज गो एंड कॉल माई हैंडल ऐड, लाइक दिस। अब चलते हैं उसको देखते हैं। तो मैं यहां पे जाता हूं और आई विल सिंपली गो क्रिएट अ फंक्शन विद द नेम ऑफ हैंडल ऐड। So let me simply go have a function known as handle add like this, like this, like this, like this. बढ़िया है ना। अब इस पे मुझे करना क्या है उस चीज को समझते हैं। मुझे पता है जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो इस इनपुट फील्ड में जो भी मैं लिख रहा हूं उस इनपुट वैल्यू को लूं और इस वाली स्टेट में डालूंगा, इस वाली एरे में पुश करूंगा। लेकिन आपको नहीं लगता आपने वो एक्शन ऑलरेडी बनाया है यहां पे? तो क्यों ना मैं इसको बोलूं, जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा इस बटन पे, तुम एक सिंपल काम करो, उसी एक्शन आइटम को कॉल करो, और जब तुम उसी एक्शन आइटम को कॉल करोगे वो डिस्पैच करेगा एक्शन स्टोर के थ्रू, और स्टोर के थ्रू ही वो सिंपली मेरे रेड्यूसर पे जाके मेरी स्टेट को अपडेट करेगा। सिंपल है। और जब भी तुम्हें एक एक्शन को डिस्पैच करना होता है हम यूज करते हैं हुक जिसका नाम है यूज डिस्पैच। सो आई विल सिंपली गो राइट माय यूज डिस्पैच लाइक दिस, और इस हैंडल ऐड में बोलूंगा सिंपली तुम क्या करोगे काम, तुम सिंपली डिस्पैच करोगे। और मुझे पता है कि मुझे डिस्पैच क्या करना है। मुझे डिस्पैच करना है इस इनपुट के अंदर मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए मुझे इस इनपुट फील्ड के अंदर क्या लिख रहा हूं उस वैल्यू को तो एक्सेस करना पड़ेगा ना। और वो हम कैसे करते हैं? वो हम स्टेट के थ्रू करते हैं। तो मैं लिखूंगा यहां पे कांस्टेंट एंड आई विल डिफाइन इनपुट कॉमा सेट इनपुट लाइक दिस, एंड उसके बाद आई विल सिंपली डिफाइन अ स्टेट यूज स्टेट हुक, और इसको मैं एम्प्टी करूंगा। एंड देन आई विल सिंपली इनसाइड इनपुट फील्ड में यहां पे जाऊंगा और लिखूंगा वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या लिखा मैंने? क्लाउ। मैं यहां पे जाऊंगा और लिखूंगा वैल्यू, और उस वैल्यू के अंदर इसको पॉइंट करूंगा मेरे इनपुट फील्ड के साथ, एंड देन आई विल सिंपली टेल इट ऑन चेंज इवेंट। आई होप आप सबको ये पता होगा। और इसको बोलूंगा तुम सिंपली करो मेरे इसी इनपुट वैल्यू को सेट माई इनपुट वैल्यू विद व्हाट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। एंड नाउ आई नो कि जो भी मैं इस इनपुट फील्ड में लिख रहा हूं वो सिंपली मेरे पास इसमें जाएगा। और मुझे पता है इस डिस्पैच के थ्रू मुझे क्या भेजना है। इस डिस्पैच के थ्रू मुझे ऐड टू डू को कॉल करना है, और उस ऐड टू डू में मुझे अपना पेलोड पास करना है, बिकॉज वो ऐड टू डू एक्शन बनेगा। तो उस ऐड टू डू के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करना है, वो है मेरा पेलोड। बाय दैट आई मीन आर्ग्यूमेंट। तो मैं यहां पे जाऊंगा और इसको सिंपली बताऊंगा तुम कॉल करो मेरे ऐड टू डू को। उसको इंपोर्ट किया और उसी में मैं पास करूंगा अपने इनपुट को। सिंपल मसला खत्म। ये इनपुट गया, वहां से एक्शन डॉट पेलोड बन गया ना। Am I clear? Although अभी नहीं बना, थोड़ा सा एरर है यहां पे डिलिबरेटली, और वो अभी आप देखोगे क्यों। क्योंकि मुझे यहां पे इसको एक ऑब्जेक्ट पास करना है, बिकॉज एक्शन हैज टू बी अ प्रॉपर ऑब्जेक्ट, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ। Although it automatically takes care of it, but what you can do is you can simply send
an object there as well. But let's see if this works. If I'm correct, this will also work to some extent. If not, तो हम इसको यहां पे कुछ इस तरह से payload भेजेंगे, क्योंकि वो payload expect करता है. So I will simply go say payload is equals to input. But let's see if it works. So let me go now here and let's try to see what we have. So I will simply type input adfer and I will simply click add item. Now what does it say? It says, let me try to first of all remove this and refresh the page because काफी सारे errors थे, तो add to do. So if I say, it says objects are not valid as this. So what we can do is you can simply pass it like this. तो मुझे text ही भेजना पड़ेगा. तो ये automatically I think internally वो सारी चीजें manage करता है. तो अगर मैं input भेजूंगा ना, actually it will receive their type is equals to text, or sorry, whatever type is equals to maybe to do / add to do, and then the payload is equals to input. उसको मैं कंसोल करता हूं, वहां पे देखता हूं. But before that I want to see whether it works here. So let me simply go here and add to do. It says objects are not, okay, each child, this is something else, but what does it say? Objects are not valid as this React child found. Okay, मैंने शायद कहीं पे उसको visible कराया. Very good. So this one small mistake that we are doing over here, कि जब मैं dispatch add to do कर रहा हूं ना इनपुट पे, we know कि यहां पे कुछ इस तरह से एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, और since this becomes my item, और मैं उस आइटम को ही यहां पे विजिबल करा रहा हूं, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम विजिबल नहीं करा सकते हैं. तो ये सिंपली तुम्हें बता रहा है, तुम एक काम करो, जो ऑब्जेक्ट वहां पे उस ऑब्जेक्ट को वैसे ही डिस्प्ले कराओ तो कराते हैं. मैं यहां पे इस todo.id को डिस्प्ले कराता हूं, है ना. ऑल्दो आईडी जो मेरे पास है वो एक टाइम है, तो उसको उसी हिसाब से देखना पड़ेगा, बिकॉज टाइम को कैसे विजिबल कराओगे आप? टाइम को ऐसे ही विजिबल नहीं करा सकते कि मेरे पास इसको टो स्ट्रिंग या टो लोकल स्ट्रिंग तो यूज करना पड़ेगा. बट todo.item की जगह पे todo dot what is the name of the this one, it's text. तो मैं todo.text इंप्लीमेंट करता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ टेक्स्ट को दिखाना चाहता हूं और कुछ नहीं एज ऑफ नाउ. एंड लेट मी रिमूव दिस एम्प्टी फर्स्ट ऑफ ऑल द इनिशियल स्टेट एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. सो नाउ इफ आई गो हियर एंड इफ आई रिफ्रेश द पेज, आई विल सिंपली टाइप समथिंग add to do. You can see it clearly works. But also if I pass over here now, जो मेरा कंफ्यूजन था कि मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट को पास करूंगा जिसमें मेरे पास होगा टाइप इज इक्वल्स, लेट्स सपोज, ऑल्दो टाइप की जरूरत नहीं बिकॉज वी ऑलरेडी हैव दैट. तो मैं यहां पे इसको पेलोड बनाता हूं क्योंकि पेलोड उसको चाहिए और पेलोड को मैं इनपुट देता हूं. ऑल्दो इट ऑटोमेटिकली टुक इट एज पेलोड, बट लेट्स सी इफ दिस वर्क्स. So let me simply add it. So if I refresh this page, you can clearly see it says no, it is not going to work. So it means कि जब आप यहां पे एक आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली पास करते हो ना, it automatically makes it an object. तो जब तुम यहां पे इस एक्शन आइटम में डायरेक्टली इनपुट भेजते हो, तो इसका मतलब है ये ऑटोमेटिकली इसको एज अ पेलोड भेजता है, विच मीन्स कि मेरा एड टू डू प्रॉपरली कॉल हो गया. अब हर किसी लिस्ट आइटम के अंदर what I want to do is I simply want to add a delete button as well, क्योंकि मेरे पास दूसरा एक एक्शन है जो क्या है delete to do. तो क्यों ना हर किसी पे मैं रिमूव बटन भी रखूं, जब जब मैं उस पे क्लिक करूंगा वो उसके आइटम को भी रिमूव करे. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली गो हियर, इसी लिस्ट आइटम के अंदर, लेट मी रिमूव दिस to do dot text and I will simply go create a let's say span tag. In this span tag I will display my this to do dot text ताकि वो विजिबल रहे. उसके बाद इसी स्पैन के नीचे मैं एक बटन बनाऊंगा और उस बटन के सामने मैं लिखूंगा सिंपली डिलीट टू डू, कुछ इस तरह से. और मुझे पता इस बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा सो व्हाट इट विल डू इज इट विल सिंपली कॉल माय एक्शन आइटम जो डिलीट करेगा टू डू को. तो मैं यहां पे जाऊंगा और ऑन क्लिक को कॉल करूंगा एंड व्हेन आई कॉल दिस ऑन क्लिक व्हाट इट विल डू इज इट विल सिंपली गो एंड ये एक एक्शन को डिस्पैच करेगा यूजिंग यूज डिस्पैच हुक. और यहां से क्या डिस्पैच करेगा, वही एक्शन आइटम जिसके थ्रू मैं डिलीट कर रहा हूं. और ये अगेन एक पेलोड ले रहा है, लेकिन कौन सा एक्शन डॉट पेलोड, जो आईडी है. तो इसका मतलब है मैं यहां पे इसको बोलूंगा कि तुम एक काम करो, डिलीट टू डू को कॉल करो और यहां पे मेरे पास उसी टू डू का आईडी भेजो. सिंस to do dot id becomes payload and automatically it runs this condition और ये उसी हिसाब से फिल्टर करेगा. So now if I go here and let me try to add my items, item 1 let's suppose, add item मिला, add item 2 यहां पे भी मिला, add item 3 यहां पे भी मिला, add item 4 यहां पे भी मिला. And now if I click on this you can clearly see item 3 deleted, item 2 deleted, item 1 deleted. So I hope this makes complete sense and this is the complete flow of your React Redux toolkit. तो अगर मैं यहां पे जाऊंगा, एक और एरर जो मुझे दिखा वो है की का. तो आप यहां पे जाओ और इसको बताओ की में क्या है, to do dot
व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, आईडी, राइट? तो मैं true डॉट आईडी दूंगा और मेरे पास वो एरर भी रिमूव हो जाएगा। ईच चाइल्ड शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, वो भी रिमूव हो गया। एंड दिस इज हाउ माय एंटायर रिडक्स वर्क्स। सो इफ आई हैव टू कंक्लूड नाउ रिएक्ट रिडक्स, एंड दिस इज हाउ आई विल कंक्लूड इट, कि मेरे पास मेरा फ्लो हमेशा क्या होता है कि मैं यूजर इंटरफेस से एक एक्शन परफॉर्म करता हूं। लाइक मैंने ऐड टू डू पे क्लिक किया या डिलीट पे क्लिक किया, तो मैं यहां पे एक एक्शन को डिस्पैच करता हूं, एक्शन को डिस्पैच। और ये किससे होगा? ये होगा मेरे पास यूज डिस्पैच हुक से, जो कि तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या डिस्पैच करना है। तुम्हें पता है कि तुम्हें दो ही एक्शन से ऐड और डिलीट, तो तुम्हें पता है कि आपका स्लाइस क्या बनेगा। और ये एक्शन जाता है मेरे पास रिड्यूसर में, और ये रिड्यूसर आप क्रिएट करते हो अपने स्टोर के लिए यूजिंग ए मेथड नोन एज क्रिएट स्लाइस। तो हर किसी चीज के लिए तुम्हें क्रिएट स्लाइस करना पड़ेगा, और हर किसी क्रिएट स्लाइस के कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एक होता है नेम, दूसरा होता है इनिशियल स्टेट, और तीसरा होता है मेरे पास रिड्यूसर्स, जिसमें तुम सिंपली अपने एक्शंस डिफाइन करते हो। वो एक्शन रिड्यूसर क्या लेता है? एक एक्शन लेता है और स्टेट लेता है, और हमेशा ये रिटर्न एक अपडेटेड स्टेट करता है, वो हमने देखा। एंड वंस दिस इज डन, इसी रिड्यूसर को यूज करके तुम अपना एक स्टोर बनाते हो। और स्टोर कैसे बनाते हो? यूजिंग ए मेथड नोन एज कॉन्फ़िगर स्टोर। और इसमें तुम अपने सारे रिड्यूसर्स के थ्रू अपनी स्टेट बना सकते हो, और फिर तुम इसी स्टोर को प्रोवाइड करते हो यूजिंग अ प्रोवाइडर वैल्यू टू द इंटायर एप्लीकेशन, मोस्टली इन मेन। एंड फिर तुम जब इस स्टोर से तुम्हें स्टेट को एक्सेस करना होगा, तुम अपने हुक को यूज करते हो जिसका नाम है यूज सिलेक्टर। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एंटायर रिएक्ट रिडक्स। अब आप सबके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आप मल्टीपल स्लाइसेस को क्रिएट करोगे, नॉट जस्ट वन। सो आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। यही चीज मैंने यहां पे भी लिखी है, ऑल्दो थोड़ा सा बेटर तरीके से लिखी है, मैंने एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाया, लेकिन आप इस चीज को खुद पढ़ना और खुद क्रिएट करने की कोशिश करना। एक काउंटर ऐप बनाना, फुल टू डू एप्लीकेशन बनाना, शॉपिंग कार्ट विद 2 स्लाइसेस बनाना, ताकि आपको रिएक्ट रिडक्स समझ आ जाए। तो आज के इस लास्ट सेशन में, इस रिएक्ट के लास्ट सेशन में हमने पढ़ा रिएक्ट राउटर डॉम क्या होता है, कैसे हम क्लाइंट साइड राउटिंग करते हैं, किस तरह से नेस्टेड राउट्स होते हैं, प्रोटेक्टेड राउट्स होते हैं, रिडक्स टूलकिट क्या है, और उसके साथ साथ हमने रिडक्स टूलकिट को थोड़ा समझा। आई होप दिस मेक्स सेंस। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एंटायर रिएक्ट। कांग्रेचुलेशंस ऑल। अगर आपने रिएक्ट कंप्लीट किया तो सारे असाइनमेंट्स करना, सारे क्विजेस करना, आपको रिएक्ट की एक फ्री सर्टिफिकेशन भी मिलेगी पीडब्ल्यू स्किल से। लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी एनरोल की। बाकी कोई भी सवाल होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप हमेशा मुझे रीच कर सकते हो। मैं हर किसी स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए तैयार हूं, एज लॉन्ग एज वो डेडिकेटेड है, एज लॉन्ग एज वो पढ़ाई करते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हो इफ यू वांट, लिंक्डइन पे, पीडब्ल्यू स्किल्स की किसी भी टीम मेंबर को रीच करो, आपको हेल्प चाहिए आपको मिल जाएगी। हो सकता है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सबके लिए काउंसलिंग फॉर्म भी हो, उसको फिल करो, एक एक्सपर्ट से कनेक्ट कराया जाएगा फ्री में, और आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। मैं चाहता हूं आप मुझे पर्सनली मैसेज करो मेरे इंस्टा पे, मेरे लिंक्डइन पे, और मुझे रियल फीडबैक दो कि आपको ये रिएक्ट सीरीज कैसी लगी। बाकी मेहनत करो, जितना हो सके उतनी मेहनत करो, सब कुछ हो जाएगा। और काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट होगा कि क्या अभी रिएक्ट सीखनी चाहिए एआई के जमाने में? द आंसर इज यस। अभी भी काफी सारी डिमांड है, और मुझे लगता है ये रहेगी। एक कोडर और एक वाइब कोडर में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, तो कोडर बनो, उसके बाद वाइब कोडर बनो, ठीक है ना? बाकी आई होप कि आपने ये पूरी की पूरी सीरीज एंजॉय की होगी। अपने दोस्तों में शेयर करना, उनको बताना कि ऐसे रिएक्ट पढ़ाया अदफर सर ने। एंड आई होप कि आपकी जल्दी से जल्दी जॉब भी लगे इस रिएक्ट को पढ़ के। बाकी कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में डाल देना और अपना ऑनेस्ट फीडबैक देना। मैं हूं आप सबका प्यारा सर अदफर सर, और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। कौन सी नेक्स्ट सीरीज चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।